और एक तो इतना अच्छा वर्ड है माशाल्लाह स्कैम। जो कंपनी 10 साल सर्वाइव करती है वो स्कैम नहीं कर रही होती। What Pakistani people are doing wrong as a business? देखिए स्टार्टअप का होता ही है कि 90% फेल होते हैं, तो आप इसी में जब फंसे हुए ना, आप आगे फ्यूचर प्लान ही नहीं कर सकते। व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज द ओनली पर्सन इन माय ऑफिस कि मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन खुदा ना खास्ता खुद इधर उधर हुए तो दुकान ठप, राइट? दुकान चल रही है ना, वो सेठ के बगैर नहीं चलती। टेक के रिसोर्स ने वेबसाइट बनाई, ही डज एवरीथिंग एंड ऑल दैट स्टफ। आफ्टर 5 months ही स्टार्ट ब्लैकमेलिंग, यू नो, ही सेज लाइक मैं तो जा रहा हूँ। अगर शेफ है ना, उसके साथ एक छोटा लगा के रखो साथ। जिस दिन शेफ का दिल हो ना ब्लैकमेल करने का, तो हम उसको बोले अलविदा, ये वाला सीख, इसको सीख गया, ये काम कर लेगा। We discussed a lot about e-commerce. Which was the hardest, hurdle you faced across? मैं हमेशा ही कहता हूँ, हम तो जलते कोयलों पे बैठे हैं। भाई मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, कस्टमर ने 2.5 लाख रुपए का फ़ोन ऑर्डर किया है, अंदर से लेनोवो की डमी निकली है। अब 8-9 लाख आज भी कोरियर से मांगता हूँ मैं, 6-8 महीने हो गए भाई। कस्टमर भी हमें डेली चीट करते हैं। But e-commerce in Pakistan, I think it just has undefined challenges. सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करते हैं वो हमारे मुल्क के इंसान के बच्चे हैं। मैं कितने माँ बाप के कितने अलग अलग नस्ल के बच्चे पाल रहा हूँ, आप सोचें। मैं किस किस की गारंटी लूंगा। So we started off with the first question about knowing yourself, and that is something that I would love to ask you, like, who is Ahmed Rauf Isa, apart from the Telemart, because people know you in affiliation with Telemart, but how would you like to explain yourself being in a You're person? a very bad student at school, at college, लेकिन a very good learner। सही है, चीज़ अच्छी सीख रहा था। सही है, आई वॉज वेरी बैड एट स्कूल, वेरी बैड एट एजुकेशन। सही है, लेकिन मैंने सारे वो कोर्सेज में अच्छे नंबर लिए जो मुझे अच्छे लगते थे, एंड जो कि नॉर्मली मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड थे। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एट अ वेरी यंगर एज। बहुत छोटे थे जब से सीख रहे थे। आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे कारोबार इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, कोई बहुत लैविश फैमिली नहीं थी। हाँ, अल्लाह का करना ऐसा था कि जब तक हम जवान हुए अब्बा ने अच्छे पैसे बना लिए थे। बट देन अगैन एक टाइम आता है जहाँ पे मसला हो गया, पार्टनरशिप थी, कंपनी हाईजैक हो जाती है, एंड वी स्टार्टेड। मैं बड़ा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की। सही है, मुझे मेहनत पसंद है। सही है, मतलब मैं, लोग मुझे जो जानते हैं उनको अंदाज़ा है कि यार ये आदमी सोता नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं सोता कब है भाई। सही है, मैं रात को 2-3 बजे सोता हूँ, इसके बाद मैं 8 बजे उठ जाता हूँ डॉट। सही है, और बीच में भी नमाज के लिए उठते हैं। ये वाला हिसाब है हमारा। तो हम बिल्कुल सोने का तो सीन ही नहीं है, और पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो अगर मुझे कोई चीज़ डिफाइन करती है तो शायद एक बुरा स्टूडेंट लेकिन एक मेहनती इंसान। Wonderful. So hustler, I mean, like you would call yourself as a hustler, right? A continuous hustler. बिल्कुल, मुझे जब लगता है मेरे लिए हसल ख़त्म हो गई है, तो मुझ जैसा ही बंदा, मैंने फॉर एग्जांपल एडवाइजरी करता हूँ मैं बड़े ब्रांड्स के लिए, या छोटे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको मैं एडवाइजरी उस पर एज अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड आता हूँ। और फिर मुझे मुस्तकिल अच्छा लगता है लोगों के साथ काम करना, छोटे ब्रांड्स को अपस्केल करना, बड़ा करना, चीज़ों को सुधारना। ये मेरा पैशन है। और जहाँ मुझे लगता है, फॉर एग्जाम्पल टेलीमार्ट जो इज़ एट अ स्केल जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, चीज़ें होती हैं मार्केटिंग रिलेटेड और चीज़ें, वो जाहिर सी बात है उसके लिए भी लोग हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब यार मैं कंसल्टेशन में चला जाता हूँ, मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ और उनके बिजनेस इश्यूज और चीज़ों को, क्योंकि मुझे मुस्तकिल अपने आप को जो है ना, मैं कहता हूँ जंग नहीं लगने दे सकता, और नई चीज़ें लर्न करनी है, नए लोगों के साथ बैठते हैं, वो मुस्तकिल की हसल है, उसको हम चलाते हैं। Who is the first person you learned the business from? Because to be very honest, like I found yourself to be, a complete businessman, knowing about funding, knowing about like when to go to the VC, when to come out, when to get exit, when to inject money, when to pull out of it. So that is, I think that is the core part of every business. When you आपको पता होता है कि यार this is the cost, and that is where I just need to sell it out. That is the profit. That is the net profit. That is the gross profit. That is where I need to inject more money. That is where I just need to go to the market. All these steps. That is a part of a complete businessman. Who was the first person you learned the business from? मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई गिव एवरी क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस टू माई फादर। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं जो भी चीज़ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरह बिल्डअप किया है। सही है, तो अपब्रिंगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी। तो मेरे वाले साहब ने जिस तरह मुझे अपब्रिंगिंग हुई है मेरी, जिस तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया है इनिशियली, ऐसी बात है। उसके बाद होता है कि आपका एक माइंडसेट बना दिया है, जो उन्होंने, जो मेरा माइंडसेट बना दिया ना, अब मैं दुनिया का एक मैग्नेट बना दिया उन्होंने मेरे दिमाग में कि इस चीज़ को आपने अट्रैक्ट करना है, इसको नहीं करना है। सही है,
और उसके बाद से जो हमने लर्न करना शुरू किया, मैं आज भी चीज़ें लर्न करता हूँ। अगर लोगों को लगता है कि जैसे आपने बोला कि अगर मेरी चीज़ों पे कमांड है, उसका रीज़न ये है कि मैं एक तो इतने हज़ारों बिजनेस के साथ मुस्तकिल होता हूँ। एट अ टाइम मैं 50-70 बिजनेस को कंसल्ट कर रहा होता हूँ। सही है, बड़े ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स, उनके लिए काम करना, उनकी बिजनेसेस को पूरा इन डेप्थ समझता हूँ मैं। सही है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कैटेगरी बची होगी जिसको मैंने आज तक कंसल्ट ना किया हो। तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरी बिजनेस कि यार ये टैक्स रिलेटेड बिजनेस है तो उसकी निटिग्रिटीज क्या है, मुझे पता है फुटवेयर में क्या है, अपैरल में क्या है, सास बेस्ड मॉडल में क्या है, कि अगर मैं वो कोई प्रोडक्ट इस तरह की बेच रहा हूँ, तो मैंने हर तरह के बिजनेस को कंसल्ट किया है। फिर मैं लर्न बहुत ज़्यादा करता हूँ इंटरनेशनली। इंटरनेशनल क्या हो रहा है, वीसी क्या कर रहा है, लोकल वीसी क्या कर रहा है, ग्लोबल वीसी क्या कर रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, खासकर कि किस तरह से स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, कहाँ से वो चीज़। अब मैं ड्रैगन्स डेन जो है वो जब से स्टार्ट हुआ जब से देखता हूँ। उसके बाद शार्क टैंक आया, वो देखते थे। ये तो अल्लाह भला करे शार्क टैंक इंडिया में आ गया तो लोगों ने अब पाकिस्तान में देखना शुरू किया है, वरना तो मैं तो उस टाइम से देख रहा हूँ। और वो जितना आपका दिमाग खोलता है और उससे पाकिस्तान को भी फायदा हुआ है अभी। शार्क टैंक इंडिया से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो उनकी ये चीज़ खुलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं भी लोगों से जब मिलता हूँ और जो चीज़ें सीखता हूँ उससे मेरी ये चीज़ खुलती है, तो ऑटोमेटिक मेरा जो एक्सपोजर है वो इतना बड़ा है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बड़ा मेरा एक्सपोजर है, जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिलता है कि मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लिया हुआ है। सही है, मैं लोकल एक्सपोजर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। प्लस जिन ब्रांड्स के साथ बैठता हूँ, जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, वो सारे काबिल लोग हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में वो तोप है। जिन लोगों के साथ मैं बैठ रहा हूँ, कोई स्किन केयर का तोप है, तो कोई कॉस्मेटिक का तोप है, कोई फुटवेयर का तोप है, वो सारे लोग मुझे सिखा रहे हैं। मैं उनका बिजनेस सीख लेता हूँ और फिर मैं जो चीज़ें सीखा हुआ हूँ और उनकी चीज़ों में बेनिफिशियल होगा और उनको जो ग्रोथ देनी है मुझे, कि मुझे उठा के ज़मीन से उस ब्रांड को चांद पे लेके जाना है, तो फिर वहाँ पे मेरा एलिमेंट आता है। तो वो जो लर्निंग कर्व है वो बड़ा अच्छा है मेरा। मेरी कोशिश ये होती है कि जो लर्निंग कर्व से मेच्योरिटी पे जाना है ना मुझे, और उसके बाद डिक्लाइन है, मैं मेच्योरिटी टच ही ना करूँ। तो मैं मुझसे लर्निंग फेज में होता हूँ, नीचे कुछ ना कुछ नीचे आता हूँ वापस, फिर कुछ सीखता हूँ, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आके लर्न करता हूँ। It's a habit. I don't think so it's going to die anyway. ऐसा ही है। Yeah, it's a habit. So if you have developed it, I think you're going to extra mile over this, carrying this out. What Pakistani people are doing wrong as a business? You know, business is art. It's a complete art. You know, you learn, you go down, you learn. You know, you come back stronger, and then you go more stronger, and then you fall down again, and then you just rise up again. You know. So what is the primary thing that the Pakistani people are doing wrong? I mean, like in the business. I guess mentally we are choked as a nation. Yeah. सही है। The basic problem with us is हमारा mental जो है ना वो एक पॉइंट पे आके हमारा बॉटल नेक है। और उस बॉटल नेक के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि नॉर्मली लोग रियलाइज़ नहीं करते। सही, आई एम फ्रॉम कराची। सही है, मैंने जब अपना बचपन गुजारा है पूरा कराची में, तो मैंने बोरीबंद लाशें देखी हैं, मैंने बम ब्लास्ट देखे हैं, मैंने हड़तालें देखी हैं, मैंने कत्लो गारतीरी देखी है, आग जलते हुए देखी है, मैंने ये देखा है। इसके बाद मैं जब मेरी जो पूरी जनरेशन है जो आज बड़े हो गए, सही है, ये सारे लोग जब काम करने आए ना, तो हमने ये सारी चीज़ें जो देखी है ना, इसका एक ट्रॉमा होता है, आप चाहें या ना चाहें आपके दिमाग में ट्रॉमा होता है। इसके बाद दूसरी चीज़, किसी भी मैं कहता हूँ कॉम को मारना हो ना, उसको नेसेसिटीज़ में डाल दो। सही है, हमारी पूरी कॉम नेसेसिटी। आपकी बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन आती है टमाटर 500 रुपये किलो हो गए। सीरियसली यार, आप इससे आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप डेली फूड के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आप इसी में जब फंसे हुए ना, आप आगे फ्यूचर प्लान ही नहीं कर सकते। आप ये जो इंटरनेशनली आप देखते हैं वेस्ट वर्ल्ड क्यों आगे, क्योंकि पता है मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। सबको पता है हमारी गवर्नमेंट हमें पालेगी, हमारे पास पैसे होंगे, हम खाना पीना रहना कर सकते हैं। जो रोटी कपड़ा मकान है वो हमें गवर्नमेंट दे रही है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब वो क्या है, वो आगे का सोचते हैं, वो इससे बाहर निकल गए। उनको पता है मेरी बेसिक नेसेसिटीज मैं मीट कर रहा हूँ, अब मुझे आगे का सोचना है। हम लोग आगे का सोच ही नहीं पा रहे, और कितनी दफ़ा हम सोच भी पा रहे होते हैं तो हमारा जो मेंटली हम जितना मैं कह रहा हूँ चोक्ड हैं, वो क्या होता है, हम एक सेठिया कंपनी बना लेते हैं। मैं कहते हैं मैं वन मैन शो चलाऊंगा, ये वन मैन शो कोई चीज़ ही नहीं होती। आप कहते हैं हाँ आप स्ट्रैटेजाइज करें, इसके बाद आपको हर चीज़ में जाके देखने की ज़रूरत नहीं होती। एज अ बिजनेस ओनर मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि वर्स्ट थिंग अ बिजनेस ओनर कैन डू इज टू रन इनटू ऑपरेशंस। आप ऑपरेशन में जाएंगे, बिजनेस ओनर का काम ना पास्ट है ना प्रेजेंट है। पास्ट आपको फ्लश कर देना चाहिए कि जो हो गया हो गया, प्रेजेंट देखने के लिए आपके पास लोग हैं। आपका काम ही सिर्फ फ्यूचर का है। मेरा काम सिर्फ स्ट्रैटेजाइज करना अपनी कंपनी में, मेरा और कोई काम नहीं कंपनी में। मैं जाके कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजाइज करता हूँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आगे के लिए मीटिंग्स करो, ये करो, वो करो, ताकि मैं आगे क्या करूँगा। और फिर आगे के हिसाब से आप क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, लोग रखते हैं, ताकि वो आपकी जो विजन है उसको संभालने के लिए पिलर्स की तरह लोग खड़े हैं। अच्छा, ये एक ऐसा डिटेल टॉपिक है, लाइक I myself is an entrepreneur and I've built everything on my own, like started up,
an office with 4 individuals, like 2 employees and 2 partners, and then just scaled things up from there, right? Start where you cannot think about strategizing as a whole, right? If we just talk about on the real phases, we are talking about very nicely about the ideal phases, and we strategize it. We go, to the operations, like executive operations, all that stuff. Strategizing it, building it, building it as a tower or something like that. But if we just talk about starting from the base, you need to go to the operations at first. At what time we need to pull out from the operations? Acha, the reason why I'm asking this question is that, like, I think that is the phase जहाँ पे बहुत से businesses they fall apart. They यहाँ पे mindset का जो drift है ना, that is required to be happening at the right time, because कहाँ पे आपको operation से निकल के you need to shift your mindset towards strategizing so that you can just scale big, right? और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं in my surroundings in the last 6 years I've seen a lot of new startups coming in and going out, and at a very rapid pace, like 90% of them has actually gone out. देखिए स्टार्टअप का होता है कि 90% फेल होते हैं, Yeah. ठीक है। उसके पीछे जो रीजन मैंने आपको बोला सोच, तो मतलब स्टार्ट में तो the sweep, like I used to sweep even on my very beginning. मैंने भी ये काम किया। When I started, I was the only person in my office कि मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। मैं ऑर्डर भी पैक कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैंने 2-3 लड़के पर रख लिया, ऐसे ऐसे करके काम बढ़ा हुआ, ठीक है। तो मैंने जितनी चीज़ें की हैं, और मैं कहता हूँ एज अ बिजनेस ओनर ये करना भी ज़रूरी है, सही है। आज मेरे ऑफिस में सबसे अच्छी डेटा एंट्री मैं करता हूँ, सबसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर मैं हूँ, सबसे अच्छा वीडियो हैंडलिंग मैं करता हूँ, वीडियो एडिटिंग सबसे अच्छी मैं करता हूँ। मेरे ऑफिस में जितना काम होता है उसमें सबसे अच्छा मैं हूँ। उसका रीज़न मैंने वो रूट लेवल पे काम किया है, और इससे फ़ायदा पता है क्या होता है? लोग कहते हैं नहीं आपको नहीं घुसना चाहिए, ब्लैकमेल यू। अब मुझे कोई ओवर शैडो नहीं कर सकता। मुझे ग्राफिक डिजाइनर बोले ना यार सर ये 20 मिनट का काम है, मैं कहता हूँ मैं 2 मिनट में 5 मिनट बना के देता हूँ, ठीक है। और मुझे उसको भी पता है कि वो कहीं फंसता है ना आज भी, कि वीडियो एडिटर के यार ये चीज़ यूँ समझ नहीं आ रही, मेरे पास आता है मैं बता यूँ नहीं यूँ करो ये हो जाएगा, सही है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी लर्निंग हुई। अब होता क्या है, जो आपने बोला ना कि यार कौन सा ऐसा टाइम है कि जहाँ वो ऑपरेशन से बाहर निकले, ये चीज़ें पहले प्रायर टू रनिंग अ बिजनेस आप प्लान करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, पहला एक विजन कि मैं 10 साल में ये करना चाहता हूँ। इसके बाद आप उसको ईयरली ब्रेकअप करते हैं, इसके बाद आप उसको मंथली ब्रेकअप करते हैं, फिर आपको पता होता है कि मैं ये करूँगा, ये मेरे नंबर्स है, मैं यहाँ अचीव करूँगा ना जब, तो इसके बाद मुझे ये टीम हायर करनी है, जब ये करूँगा तो ये टीम हायर करनी है। और वो जो टीम है हायर करनी है ना, आप उनको पावर्स देते जाते हैं, आप टास्क उनको असाइन करते हैं, पावर्स असाइन करते हैं, और आप पीछे आना। तो जितना आप हायरकी में पीछे आते रहेंगे, वो एक स्टेप पे ही नहीं होता कि कल से मैं नहीं करूँगा, वो आप लोग हायर करते रहते हैं, आपकी टीम बढ़ाते रहते हैं, और टीम पहले दिन स्ट्रक्चर बनता है। मैंने जब ऑफिस स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैंने एक दोस्त को हायर किया इस काम पे, पैसे दिए उसको टिका के, मतलब मुझे आगे का स्ट्रक्चर बना के तो हायर की बना के दो, कि मैं इस पॉइंट पे होऊंगा तो मेरी क्या हायर की होगी, इस पॉइंट पे होगा तो क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या। और मेरे ये फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं सारी, ERP मैंने पहले दिन बनाया काम स्टार्ट करने से पहले, कि यूँ करूँगा ताकि मेरी कोई चीज़ मेरे लिए बैरियर ना बने, क्योंकि आपकी सोच, आपकी रिसोर्सेज, आपके लोग, ये बैरियर बन सकते हैं आपकी ग्रोथ में। बिल्कुल ऐसी है कि अगर वो, अब मेरा ERP है, मुझे पता है मुझे टेंशन ही नहीं है, मैं जितना ग्रो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पैसे मेरे सामने ट्रांसपेरेंट पड़े होंगे, मुझे पता है मेरी टेक्नोलॉजी मेरे लिए बैरियर नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी इस तरह बनाई कि रोकेगी नहीं। इस तरह मैंने लोग उस तरह के हायर किए कि जब मैं टास्क उनको असाइन करके, पावर असाइन करके पीछे जा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है मेरा, सही है, मैं अपने ऑफिस से दूर हूँ, मुझे एक बंदे ने कॉल नहीं की, 3 दिन में एक कॉल नहीं है काम की, काम चल रहा है, सही है। मेरा काम स्ट्रैटेजाइज करना है, वो मैं कर दूंगा, जब मेरा दिल करेगा जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, निपटा के चला जाऊंगा। एंड आई थिंक ये माइंडसेट का ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट रनिंग बिजनेसेस। ये एक दुकान की तरह बिजनेस को चला रहे हैं, जिस दिन खुदा ना खास्ता खुद इधर उधर हुए तो दुकान ठप, राइट। तो देखिए दुकान और बिजनेस मेन फर्क यही होता है, डिफरेंस ये है, सही है, कि जो दुकान चल रही है ना, वो सेठ के बगैर नहीं चलती, बिल्कुल गले पे सेठ का बैठा होना जरूरी है, सर पे जब तक ना आ देखो लोग काम नहीं करते। और यही तकरीबन लोग बिजनेस में भी गलतियां करते हैं, कि जहाँ पे वो कहते हैं यार मैं सस्ती रिसोर्सेज रख लेता हूँ, मैं इनको देख लूंगा ना, मुझे तो आता ही है ना, मैं इनको देख लूंगा, काम सिखा दूंगा हल्का हल्का। उसमें क्या होता है कि आप कभी भी उसको टास्क को पावर असाइन ही नहीं कर पाते, सही है। आपने 25-30 हज़ार का बंदा रख लिया, आप वहाँ पे 40 हज़ार का बंदा रखते हैं, वो आपको आपकी तरफ काम आने ही नहीं देता। तो उल्टा आप जब फ्री होंगे तो ही तो आप अच्छा सोचेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि हमें सोते हुए आइडियाज़ आते हैं, या अल्लाह माफ़ करे नमाज में आइडियाज़ आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप जब यहाँ से फारिग होते हैं तो ही तो आइडिया आएगा। अब आपको दिमाग में यही चल रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, अरे ऑर्डर का वो मसला था, उसका वो मसला था, उसका ये मसला है, उसको ये देख लो, या कस्टमर ने ये बोल दिया, उसको यूँ जवाब देते। आपका काम नहीं है। कस्टमर्स, हमारे भी इश्यूज आते हैं,
बहुत आते हैं टिका के। Obviously. कस्टमर सपोर्ट का मैनेजर क्यों रखा है मैंने, वही हैंडल करेगा, मैं थोड़ी हैंडल करूंगा यार। बिल्कुल सही। और जब वो मेरे पास आया ना कस्टमर, तो मैं कस्टमर सपोर्ट वाले को गया तो मेरे पास आया क्यों, इसके बाद तुम लोगों से हैंडल नहीं हुआ, तभी तो उसने मुझे रीच आउट किया डायरेक्ट। तो ये चीज़ होती है। That totally makes sense. Furthermore, like, let's break down the example of Telemart as a whole. You own the Telemart as a whole, I mean, like as a solo, or do you have partners in it? इसमें bit of a tricky question to नहीं ask, नहीं, नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन एट ऑल। इसमें हम 3 पार्टनर्स हैं, सही है। एक वाले साहब हैं, सही है, एक मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। आई रन दिस कंपनी एज द CEO, सही है। मैं CEO हूँ इस कंपनी का सिंस डे 1। मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ। अब जाहिर है छोटा भाई भी है तो वो भी इसका पार्ट है। पहले स्टार्ट में वो नहीं था, जाहिर है, सही है। वो आहिस्ता आहिस्ता, वो टाइम की बात है, तो जितना हमारा गैप है एज का वो उसके बाद आया, उसके बाद अब वो सारी चीज़ें वो देख रहा है। टेलीमार्ट की तकरीबन चीज़ें उसके मैंने हवाले की हुई हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे बिजनेस हैं देखने के लिए चीज़ें, और कंसल्टेंसी बिजनेस दोनों में से कोई एक चला सकता है, तो मैं चला रहा हूँ, सही है। तो मैं इस टाइम इस चीज़ों में इन रहा हूँ। चीज़ें वो जाहिर सी बात है, माशाल्लाह चीज़ें इतनी अच्छी बनी हुई भी हैं, और वो अब देख भी सकता है, उसकी एज है, चीज़ें हैं, और वो इतने साल हो गए हैं उसको भी अब कंपनी में कि वो उस चीज़ें मैनेज कर रहा है। लेकिन येस, डॉक्यूमेंटेड, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। Yeah, makes sense. यहाँ पे ना ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. Like for example, when somebody starts in e-commerce, he uses the social media handles at the first go, right? थोड़ा सा हम stages को break down करते हैं, like entrance to e-commerce. Let's break it down as a part by part, right? When they just shift, like for example, they just started selling on Instagram or Facebook, and they were just getting good sales, like their brand is building out from there, and now they just need to convert into a good viable product, which is a website to present to the people, right? And that is where they struggle a lot. Like I've seen people coming up with the good ideas. I think it's a very simple question to ask, so that I want you to explain to the people that this is the process that where you can actually just carry the tech into it. Tech is hum yahan pe to people are getting crazy about like tech is the only future. I completely move other side of it. Like tech is not the only future, but tech is actually the part of every future element, right? That is the main thing. So टेक तो आपको यूज करना पड़ेगा वन वे और दी अदर. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जूते बेच रहे हैं, आप सॉक्स बेच रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको टेक तो यूज करना पड़ेगा. व्हेन दे जस्ट ड्रिफ्ट into the tech part, that is where they say like we are getting blackmailed a lot because they don't know the tech side of things. They don't know the website development, they don't know the coding, they don't know how to run these operations and all that stuff. क्योंकि मैं conventional businesses की बात कर रहा हूँ, because conventional businesses ही तो shift हो रहे हैं, और उनका shift होना ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. That is how the economy grows, right? तो वहाँ पे how they can just sustain and how they can just keep themselves motivated, like yeah, we are moving towards tech, but nothing is going to bother us, कोई टेक का अगर हम बंदा रखते हैं, एक इसको लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन टू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. टेक का रिसोर्स रखते हैं, टेक के रिसोर्स ने वेबसाइट बनाई, ही डज एवरीथिंग एंड ऑल दैट स्टफ. आफ्टर 5 months ही स्टार्ट ब्लैकमेलिंग, ही सेज लाइक मैं तो जा रहा हूँ. या टेक के 3 रिसोर्सेज रखते हैं, तीनों रिसोर्सेज दे फील लाइक यार अब तो इनका काम चल गया है या कुछ भी है अब, या फिर उन्होंने पोर्टफोलियो शो किया किसी और कंपनी में एंड दे शो इट आउट लाइक दिस इज अ वेबसाइट दैट वी हैव डेवलप्ड. उनकी कहीं और जॉब होगी, गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, वो जा रहे हैं. नाउ हु विल रन द टेक? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज वेयर द होल आई मीन लाइक हमें पता है कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट कहाँ पे है, तो वी नीड टू ग्रो दैट अप, वी नीड टू ग्रो दैट अप, बिल्ड दैट अप. इसमें देखें आज के ज़माने में आसान है टेक. उसका रीज़न है शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, सही है, जहाँ पे एक लेमैन जिसको बेसिक टेक्नोलॉजी की नो हाउ है, कंप्यूटर यूज़ करना आता है, लैपटॉप यूज़ करना आता है, वो अपनी वेबसाइट खुद बना सकता है, सही है. तो आज के ज़माने में ये टेंशन इतनी बड़ी नहीं है कि इंसान बोले मेरी टेक लेके भाग गया कोई, या उसने कोई ऐसा चीज़ कर दी मुझे पता ही नहीं है. और बिजनेस ओनर के लिए ज़रूरी है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को सबसे अच्छा मैं यूज़ कर सकता हूँ, और किसी को इतना अच्छा यूज़ करना नहीं आता, सही है. मेरी डेटा एंट्री टीम डेली कितनी एंट्रियाँ करती होगी, लेकिन उससे अच्छी मैं एंट्री करता हूँ, सही है. उसका रीज़न ये है कि मैं उससे अपने आप को मैंने वाकिफ़ रखा है, सही है. मैं उसको इग्नोर कर दूँ तो मैं भी इतना ही बुरा होता, सही है. लेकिन अब हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम कस्टम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सही है. हम लारावेल पे, PHP लारावेल पे हमारा पूरा जीरो से अपना कोड लिखा हुआ है, और हम बहुत स्केलेबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सही है. हमने दुनिया बनाई हुई, वेबसाइट नहीं मैं कहता, दुनिया बनाई हुई हमने, पीछे इतना सेटअप बनाया हुआ है. 3 हिस्सों में तो हमने सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी को तोड़ा हुआ है कि हमारा मोबाइल अलग है, डेस्कटॉप अलग है, ऐप अलग है, सब जगह एक जगह आके कंपाइल होता है. उसकी हर चीज़ पूरे स्लॉट्स हम चेंज कर सकते हैं, जब दिल करता है, जो दिल करता है हम उसको चेंज कर देते हैं. अब मेरा डेवलपर जाता है ना तो शायद मुझे टेंशन हो, सही है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को फर्स्ट हैंड सीख लेते हैं, प्लस हम प्लान भी हमेशा रेडी रखते हैं. जैसे वो रेस्टोरेंट्स में कहा जाता है, आपने शायद नोटिस किया हो कि अगर शेफ़ है ना, उसके साथ एक छोटा लगा के रखो साथ,
जिस दिन शेफ का दिल है ना ब्लैकमेल करने का, तो हम उसको बोले अलविदा, ये वाला सीखे, इसको सीख गया ये काम कर लेगा। तो हमारे यहाँ नॉर्मली इस तरह ही होता है कि हम एक एक बंदा टैग किया होता है जहाँ हमारे इंपॉर्टेंट बंदा होता है, तो आप दूसरा एक बंदा टैग करो, उसको ट्रेन करके रखें। शॉपिफाई से तो बिजनेस में तो टेंशन ही कोई नहीं है, बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा आसान सा है, आपने वेबसाइट बना ली चीज़ें। और तकरीबन ब्रांड्स में कहता हूँ आपको शॉपिफाई जाना चाहिए, आपको ज़रूरत ही नहीं और किसी टेक्नोलॉजी की, आज के ज़माने में तो वाकई नहीं है। ठीक है, हम जैसे होते हैं ना कि जहाँ हम लोगों को इतनी फनकारियाँ मार रही होती हैं, इसके साथ भी इंटीग्रेट करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हम लोगों को कस्टम पे इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हम हमारे लिए शॉपिफाई एज अ प्लेटफॉर्म लिमिटेशन बन जाता है कि भाई अब मैंने वीज़ा के साथ एक कैंपेन की थी जहाँ मैंने उसको पूरा QR कोड बेस्ड सेटअप बना के दिया, फॉर्म्स बना के दिए, उनकी टीम्स को डैशबोर्ड्स बना के दिए, ये मैं शॉपिफाई में नहीं कर सकता था। सही है, वो मैंने बैंक के साथ एक किया, उसको अलग डैशबोर्ड्स बना के दिए, चीज़ें बना के दे दी अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी लिंक करके, वहाँ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर भी बने हुए, सब बना हुआ है, ये मैं शॉपिफाई पे नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग इस तरह, तो नॉर्मली एज सच कोई चैलेंज आता नहीं है आजकल के ज़माने में, पहले ये बहुत इशू था। ये मैं भी इसका डसा हुआ हूँ, आपको वही मैं पूछने लगा था कि यू कम अक्रॉस, मैं भी डसा हुआ हूँ इसका कि मेरे साथ भी इस तरह ब्लैकमेलिंग पार्ट हुई कि जिस कंपनी से मैंने बनवाया था उसने रोक लिया। आज के ज़माने में जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी आप टेलीमार्ट की देखते हैं, टेलीमार्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। सही है, कोई बाहर की कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने टेलीमार्ट के जो है कोड मेरा है, ये है वो है। टेलीमार्ट की अपनी प्रॉपर्टी है, टेलीमार्ट के पास अपना सोर्स कोड है, मेरा अपने नाम पे पड़ा हुआ है। सही है, तो मुझे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। और मैं हमेशा करता हूँ कि जो हमारे डेवलपर्स काम करते हैं, अब डेवलपर्स का जो हेड होगा ना, वो अपने डेवलपर्स की बुराई कभी नहीं बताएगा। तो मैंने एक थर्ड पार्टी रिसोर्स को रखा हुआ है जिसका काम सिर्फ ये है कि जब बिटबकेट पर आखिरी जब उसको पुश कर रहे हैं ना कोड को, वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेगा, सारी चीज़ें देख लेगा क्या क्या हुआ है, ओके है तो आगे जाने देगा, ताकि अगर कोई भंड है ना तो वो मुझे बताएगा कि तुम्हारी टीम ने ये भंड मारा हुआ है। Seems like you have learned all these things through the experiences. हाँ, ये एक्सपीरियंस सिखाता है, क्योंकि हम भी बेवकूफ़ बने, हमें बनाया भी क्या है, और हम देखते हैं दुनिया माशाल्लाह बनाई भी जा रही है हर किसी को। तो आपको साउंड रहना होता है, तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़, आपको कभी कोई, वो मैं कहता हूँ ऐसा आपको सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सके। और जब मुझे भी कोई ऐसा लड़का आता है कभी कि यार मैं यूँ नहीं करूँगा, तो हम कहते हैं चले जाओ घर। क्यों, हम लोगों ने सिस्टम को इतना अच्छा बना दिया है कि मुझे अब लोग जो है ना, मुझे उनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, कोई भी नया बंदा आके काम कर लेता है। तो सिस्टम, हमने हमेशा प्रोसेसेस पे और सिस्टम पे भरोसा करके वही चीज़ों पे काम किया है। किस टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि यार प्रोसेस जो है ना वो नाउ इट्स बीन ऑटोमेटेड, मतलब इट्स बीन अ जर्नी ऑफ अराउंड 10 years आई गेस फॉर द टेलीमार्ट? 10 years हो गए, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे मैनुअल दिखती हैं। अच्छा, हम करते हैं, हम कितनी दफ़ा ये होता है, how much time a company like Telemart takes, that is a question that I actually wanted to ask, like to build their processes as an automated. यार टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं शायद पिछले 2 साल या 1 साल पहले तक चीज़ें ऑप्टिमाइज आज भी कर रहा था, तो हम आज भी ऑटोमेट कर रहे थे। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है यार ये आज भी अच्छे से, मेरे बिजनेस में आज भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैनुअल है। सही है, वो मुझे मैनुअल चीज़ सबसे बुरी लगती है। सही, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है ना, वो मुझे बुरा लगता है। क्यों, अभी जैसे एक मैनुअल काम था, वो रिसोर्स की तबीयत खराब हुई, वो काम अटक गया, और वो हज़ारों ऑर्डर उस जगह पे पेंडिंग खड़े हो गए मेरे पास। सही है, डिलीवर्ड हो गए, सब कुछ हो गया, मेरे ERP में एंट्री नहीं हुई थी उसकी। तो मैं जब सेल रिपोर्ट देख रहा हूँ तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो ऐसे दिन मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेट करो पहले। और इसके लिए तरीकाकार क्या होता है ऑटोमेट करने का, मैं अपनी ही रिसोर्सों को बुलाता हूँ, आओ बैठो, क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो। ये जो टीम है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट की टीम के साथ बैठे, उसके मैनेजर के साथ बोला, बताओ क्या क्या करते हो, ये करता हूँ, ये करता हूँ, उसकी सारी बातें लिख ली। हमें ये भी बताया जाता है कितने घंटों के काम करते हैं कौन कौन से लड़के, और क्या क्या ऐसा फजूल काम करते हैं जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं आज टेक्नोलॉजी पे। मेरी सपोर्ट की टीम तकरीबन मेरे ख्याल 22-23 लोगों पे कुछ चली गई थी, या 27 लोगों में चली गई थी। मैं उसको 7 लोगों पे लेके आ गया हूँ यूजिंग द AI। मैंने हर चीज़ को ऑटोमेट कर दिया है। मैंने ये जो कॉलिंग का सीन होता है कि कॉलिंग, इनकमिंग कॉल नहीं कर सकते आप मुझे यार, इंटरनेशनली भी आप किसी को इनकमिंग कॉल नहीं करते। आप जाते हैं, टिकट मैनेजमेंट टूल होता है, आप टिकट रेस करते हैं, वहाँ पर टिकट पे आपको जवाब मिलता है, वहीं पर लाइव चैट होता है, जान छूट गई। अब वो 7 बंदा पूरी वेबसाइट की सपोर्ट देखता है। कल आई विजिटेड अ ब्रांड, उस ब्रांड के पास, वो टेलीमार्ट से कहीं छोटा ब्रांड है, सही है, लेकिन उस ब्रांड के पास 27 लोग थे सपोर्ट में। सही है, आई एम एडवाइजर टू दैट ब्रांड। मैं पहली दफ़ा उसको विजिट करा, मैंने बोला ये तो पहले काटूंगा तुम्हारे लोग में। सही, क्यों, जब एक काम टेक्नोलॉजी कर सकती है तो आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है। और क्योंकि देखें 2 तरीके होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के और ग्रोथ के, 2 तरीके। एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर दें, दूसरा आप अपने रेवेन्यू चैनल्स बढ़ा लेते हैं। तो
मतलब रेवेन्यू चैनल से तुम्हारे लिए मैं बढ़ाऊंगा ही, क्योंकि तुम्हारा एडवाइजर हूँ मैं, लेकिन मेरा दूसरा काम है तुम्हारी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना। अब मैं उसको वही टेक्नोलॉजी लगा के देता हूँ तो उसकी जान छूट जाएगी, इतनी सारी चीज़ हो जाएगी। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्स टाइम, ऑटोमेशन टेक्स टाइम, और अक्सर आपको ये दिखेगा यार ये चीज़ भी हो सकती है, या ये चीज़ अब इस स्केल पे पहुंच गई है कि अब मुझे बुरी लग रही है। अभी तो मैनुअल अच्छी लग रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें थी, अब ये इस स्केल पे आएगी तो बुरी लगेगी, तो अब मैं जाके उसको ऑटोमेट कर देता हूँ। Makes sense. वैसे भी process automation तो it's mandatory for the sustainability of the business. There, I mean, like business can never be sustainable without it. What's the future of e-commerce in Pakistan? That is a big debate. I think, considering all those challenges, I've been sitting with the other guy. I'm like running a very fine e-commerce store over here in Pakistan from around very considerable years. जो challenges उन्होंने मुझे बताए, and it was just mind-boggling because it's completely the other side of my industry that I work on. I work on as a software house developer, So, but e-commerce in Pakistan, I think it just has very, 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 very deep-rooted and undefined challenges. Like for example, courier is something that we can begin things up. Payment gateways and other things. So a lot. So, what is the future of e-commerce in Pakistan? You would say? यार इश्यूज बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ हम तो जलते कोयलों पे बैठे हैं। अब कमाल की बात ये है वो कोयले भी हम ही लेके आए थे और जलाए भी हम नहीं है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद तेल भी हम ही छिड़क देते हैं। ठीक है, तो बहुत पेनफुल काम है। सही है, मतलब अगर खासकर मार्केट प्लेस आप डोमेन में चले जाएं तो मैं कहता हूँ ये करने लायक बिजनेस ही नहीं है, जिस चीज़ से हम गुजरते हैं ना डेली। क्योंकि नॉर्मली लोग, अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसा बना दिया है कि हमें जो अब फील नहीं होता, हम दीवार जैसे हो गए। ठीक है, लेकिन नॉर्मली लोगों को बहुत फील होता है, क्योंकि अपने ऊपर और अपने ब्रांड पे गंद लेना आसान नहीं होती। सही है, जैसे टेलीमार्ट है, टेलीमार्ट इज लाइक अ बेबी टू मी। सही है, कोई टेलीमार्ट की बुराई सोशल प्लेटफॉर्म पे करता है ना, मेरी भी चलती है। सही है, Obviously. मुझे जवाब भी देने आते हैं, मैं हूँ भी कराची का। सही है, और मैं भी पूरा हूँ। सही है, तो मुझे जो लोग जानते हैं ना वो पता है कि अहमद अगर यहाँ जवाब देना तो उसके बाद कोई बोल नहीं पाएगा। सही है, अहमद इतनी चीज़ तो है। सही है, इसके बाद आप उसको देखते हो और आप कहते हो नहीं यार मेरा कैलिबर नहीं है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके लिखूं। सही है, तो मैं नहीं करता। सही है, मुझे लोग पहले एक टाइम था टैग करते थे, मैं जवाब भी दे देता था। कोई टैग क्या, मैं जवाब दे देता था यार दिस इज दिस, बंदे को टैग करके देख लेना। मैंने वो भी छोड़ दिया, मैंने सारे ग्रुप्स भी म्यूट कर दिए कि मुझे देखना ही नहीं है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं ई कॉमर्स में। एक बहुत बड़ा इशू, जैसे लोग आपको हमेशा ही बताएंगे कि यार कोरियर एक पेन है। कोरियर हमारे डेली पार्सल तोड़ता है, डेली पार्सल खोता है, डेली पार्सल चेंज होते हैं, डेली होते हैं, डेली। और आपका कार्ड साइज भी कम नहीं है। हाँ, मेरा कार्ड साइज बहुत बड़ा है। तो आप सोचें, Honestly speaking, भाई मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, कस्टमर ने 2.5 लाख रुपए का फ़ोन ऑर्डर किया है, अंदर से लिनोवो की डमी निकली है। सही होता है, हमें भी ये था, हमने बोला लिनोवो नहीं यार, तू एप्पल की डमी डाल देता यार, उसमें 2.5 लाख का एप्पल का फ़ोन था वो। सही है, तो हम अब वो चेंज हो गया। अब मसला क्या है, मैं कोरियर को भी समझता हूँ। क्यों, देखिए हमारा प्रॉब्लम पूरे नेशन का है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो कोरियर के पास काम करने वाला लड़का हो। वो कोरियर के पास काम करने वाला लड़का 2 नंबरी कर रहा है, उसने फ्लायर में से चीज़ निकाली, अपनी डाल दी और भेज दिया। अब आपसे सिंपल सा सवाल है, मैं आपको कहता हूँ 10 बंदा मुझे ढूंढ दें अपने रेफरेंस में, 10 बंदा जिसको आप दिन का 50 लाख का पार्सल दे सके, आपके पास 10 बंदे नहीं होंगे। कोरियर के पास 50-50 हज़ार की फ्लीट है यार। सही है, वो कैसे भरोसे का बंदा लेके आए। वो कोशिश करते हैं कि भाई उनकी भी चेकिंग चीज़ें इन प्लेस हो। और यहाँ पे कानून का सबको पता है, हमें पाकिस्तान में क्या हाल है। सही है, इंटरनेशनली कोरियर के पास लोग होते हैं, वो चीटिंग नहीं करते, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करते। क्यों, उनको कानून का डर होता है कि यार ये मेरे खिलाफ कंप्लेन जब जाएगी, मेरी FIR कटेगी तो मैं बच नहीं सकता, मैं पुलिस वाले को पैसे दे के नहीं भाग सकूंगा, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा जेल। अब तो वहाँ पे नहीं होती है चीज़, यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, वो चेंज भी हो जाते पार्सल। तो अब वो कोरियर का बंदा हो जो गलत कर रहा है, या वो कस्टमर हो, या वो सेलर हो मेरा, It goes at your end. हर तरफ लोग गंदगी कर रहे हैं, कस्टमर्स भी गंदगी कर रहे हैं, कस्टमर भी हमें डेली चीट करते हैं। कुछ भेजा, वो जानबूझ के निकाल के दूसरा आइटम डाल के बोला ये तो निकला ही नहीं। Oh my God. और इसके बाद वो इस लेवल तक आए थे, कस्टमर डायरेक्ट आते हैं थ्रेट करने के लिए। एक तो 2 नंबरी है, ऊपर से थ्रेट कर रहा है कि मैं तो सोशल प्लेटफॉर्म पे लगा दूंगा कि मुझे ये नहीं, ये चीज़ निकली है। अब आप मेरे लिए एज अ बिजनेस सोचे, मैं कैसे ट्रैक करूंगा? मैं बोलूंगा कोरियर को गया, तुमने क्या निकाल के दे दिया उसको? पहली जो चीज़ हमारे पे भी यही होता है कि शक कोरियर पे जाता है। कोरियर ने वैलिडेट किया, बोला मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कस्टमर वहां पे कह रहा है मेरे साथ ये हुआ है। अब आप बताएं मैं एज अ बिजनेस क्या करूं? That is a very tough question dealing with these ethics. अब या तो कोरियर लेगा उसका बर्डन, या तो मैं लूंगा।
लेकिन मैं कस्टमर को तो जवाब देना है मुझे। ब्रांड तो आपका है अल्टीमेटली, कोरियर ले ना ले आपको तो लेना पड़ना है। कोरियर ने बीच में एलईडियाँ तोड़ दी थी, सही है। अभी मैंने रिसेंटली बताया 20 लाख की एलईडियाँ एक ही कस्टमर की थी, 8 लाख की टूटी हुई निकली, 8 या 9 एलईडियाँ टूटी हुई निकली, सही है। अब 8-9 लाख आज भी कोरियर से मांगता हूँ मैं, 6-8 महीने हो गए भाई। मैंने कस्टमर को भी सेटल करके नई एलईडियाँ भेज दी, मैंने वेंडर को भी पैसे दे दिए। अब ये जो पेन है, आप सोचें, मैं किसको बताऊंगा कि मुझे कोरियर कितना परेशान करता है, मैं किसको बताऊं मुझे पेमेंट गेटवे कितना परेशान करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करते हैं वो हमारे मुल्क के इंसान के बच्चे हैं, चाहे वो कोरियर के पास हो, चाहे वो पेमेंट गेटवे के पास हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सेलर हो। और आप सोचें, आप इंसान जो है ना, मैं कहता हूँ माँ बाप जो है अपने बच्चे नहीं पाल सकते आज के ज़माने में। मैं कितने माँ बाप के कितने अलग अलग नस्ल के बच्चे पाल रहा हूँ, आप सोचें। अब वो मैं किसकी गारंटी लूंगा? तो स्पेशली वो भी इस कॉम के। और मार्केट प्लेस का डोमेन इसीलिए इतना सेंसिटिव है। और हालांकि मैं तो ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी इंसान के बच्चे हैं, वो भी गलतियाँ कर रहे हैं। लार्ज ऑर्डर करना था, लार्ज ऑर्डर था कस्टमर का, मीडियम डाल दिया उसने, कलर उल्टा डाल दिया उसने, पार्सल उसने पैक किया, कोरियर को दिया, कोरियर ने खो दिया। अब क्या करूं मैं? अच्छा, मार्केट प्लेस में doesn't it make too much complex with this sort of scenario though? I mean, like we can imagine like it goes smooth at the Amazon and Alibaba, you know. I mean, like there is a complete nation drift over there. There's a complete cultural drift over there. But in Pakistan, बहुत पेनफुल है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपको जीते जी मरने का शौक है तो मल्टी वेंडर वो आप बोलें कि मैं जो है मार्केट प्लेस बना लेता हूँ और इसके बाद मैं सारी जिंदगी अजाब पालना चाहता हूँ अपने लिए। क्यों? आप अच्छा काम कर रहे होंगे ना, तो भी आपको जलालत ज़रूर मिलेगी। वो उसका बाय प्रोडक्ट है जलालत, वो आपको मिलेगी। अब मेरे भी दोस्त यार हैं, हमारे भी दोस्त यार तो देखते हैं ना, कभी कहीं कंप्लेन आ रही है तो हमें भी आके भेज देते हैं स्क्रीनशॉट मनुष कि यार वो देखो ये वाले कस्टमर के ग्रुप है, ये वाला वो है, इस पर ये चीज़ लगी है। यार अगर वो मुझे कहते हैं अक्सर कि यार इस ग्रुप में देख 2-3 पोस्टें महीने की आती हैं, मैं कहता हूँ यार मेरा क्वांटम सोचो, उसमें अगर 2-3 पोस्टें आ रही हैं तो इग्नोर कर दे यार। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स देन। सही है, 2-3 पोस्टें क्या, लेकिन वो 2-3 पोस्टें शोर मचा रही होती है ना, क्योंकि सब नीचे लिख रहे होते हैं हाँ हाँ ऐसा ही है, हाँ हाँ बुरे। अगर कोई बंदा, और एक तो इतना अच्छा वर्ड है माशाल्लाह, स्कैम कर रहे हैं लोग। जो कंपनी 10 साल सर्वाइव करती है वो स्कैम नहीं कर रही होती। स्कैम वाली कंपनी 1-2 साल वाली, 6 महीने वाली होती है। 10 साल से कर रहे हैं, इतने बड़े ब्रांड को डेवलप है। मसले आते हैं, ई कॉमर्स मसलों का घर है। इंटरनेट पेनिट्रेशन आपके मुल्क में नहीं है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आपके मुल्क में नहीं है। जब तक स्मार्टफोन नहीं जाएगा, प्री रेक्विजिट है, स्मार्टफोन जाएगा फिर वो इंटरनेट यूज़ करेगा। इंटरनेट यूज़ करेगा, उस पर क्या यूज़ करेगा? सोशल प्लेटफॉर्म। वहाँ से हम उसको ऐड दिखाएंगे और बोलेंगे ई कॉमर्स का। पहली 2 चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तान में लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है भाई, 26% लोगों के पास स्मार्टफोन है। But in the last 10 years, these numbers have evolved quite much, but still not that much. But 26%, अब 26% है, उसमें तो 10 साल पहले तो मैं इमेजिन करता हूँ कि वही ना, कुछ भी नहीं था, अखबारों में इश्तेहार देने वाली बात, बिल्कुल फजूल था। जब हम स्टार्ट में ऐड चलाते थे तो इतनी कम ऑडियंस थी, इतनी कम ऑडियंस थी, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते आज हम देखते हैं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है उसमें। सही है, मैं जो नंबर पहले साल करा था उसके कितने 100 गुना नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। सही है, वो डिफरेंस इसीलिए कि पब्लिक आई है, लोग आए हैं, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किस वजह से हुआ है? अली बाबा की वजह से, इससे पहले रॉकेट की वजह से। जो पागलों की तरह ऐड चलाते हैं ना, तो उससे ऑटोमेटिक हो ये गया है कि अगर मेरा चंक छोटा भी है ना केक का, तो वो जो केक का साइज है ना 2 kg से वो 10 kg तक ले गए, 2 पाउंड से 10 पाउंड हो गया। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो वो इस तरीके से हम लोग उस पर हमें बेनिफिट मिल जाता है। इश्यूज हैं, रहेंगे, और वो जब सही होंगे जब हम सारे लोग मेंटली इंसान के बच्चे बनेंगे। सच्ची बात है, सही है, और वो बहुत मुश्किल है बनना। सही है, तो इश्यूज तो रहेंगे अपनी जगह पे। आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट इसी तरह की है पाकिस्तान की, इसी तरह की रहेगी, वो कभी भी नहीं सुधरेगी, ना लोग सुधरेंगे। हम सिस्टम इन प्लेस लाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि यार हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे रहे हो। और एक चीज़ पे जो मेरा ईमान है ना वो इतना मजबूत हो गया है। सही है, लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हें गालियाँ लगती नहीं है क्या लोग देते हैं? तो मैं कहता हूँ यार मुझे एक चीज़ पे भरोसा है, मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह की तरफ से। जब मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ ना, तो मुझे पूरी दुनिया मिल के जलील करना चाहे नहीं कर सकती। सही है, अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह ने ये चीज़ इसीलिए अपने हाथ में रखी है अभी भी, अल्लाह के पास इसीलिए है क्योंकि इंसान तो इससे खेलेंगे। और जब मेरा एक बिलीफ है दूसरा कि मेरे बिजनेस का कोर है, कोर वैल्यू है उसमें, मॉरल है, मैं कहता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो अपने भाई के लिए पसंद करता हूँ।
तो जैसे कस्टमर को भी मैं भाई मानता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ भी मेरे भाई हैं, कुरियर भी मेरा भाई है, गेटवे भी मेरा भाई है, सेलर भी मेरा भाई, सब मेरे भाई हैं। मैं किसी को चीट नहीं कर सकता। मैंने कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे लड़के कहते हैं यार ये वेंडर पे घुमा देते ना, पता थोड़ी चलेगा, उसको थोड़ी पता, वो तो ले भी लेगा। मैं कहता हूँ यार ये चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज जब हम चीज़ें बाय द बुक्स कर रहे हैं, मॉरली एथिकली हम सही है ना, तो अल्लाह हमारी सपोर्ट में खड़ा है। जहाँ हम 2 नंबरी हो जाएंगे ना, तो इसके बाद हम 2 नंबरियों की लीग में आ जाएंगे ना, तो जीतेगा वो जो ज़्यादा 2 नंबरिया होगा, वो हम नहीं बन सकेंगे कभी भी। तो इसमें बेहतर ये है कि हम बिल्कुल बाय द बुक्स और एथिकली मॉरली बिल्कुल साउंड बिजनेस करें। और ये भी सस्टेनेबिलिटी है ना, दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। बिल्कुल लॉन्ग टर्म गेम है, तभी तो 10 साल निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो मसला है, बहुत से बिजनेसेस जो है दे जस्ट शट डाउन इन कपल ऑफ इयर्स जस्ट बिकॉज़ दे प्ले द शॉर्ट टर्म गेम्स। हमारे प्रॉब्लम ही सारी ये है कि यार बस हर बंदा जो है दे आर इतनी लॉन्ग टर्म अप्रोच कोई रखता ही नहीं है। उसकी वजह से पाकिस्तान में कितने मल्टीनेशनल्स हैं, आप गिन लें उंगलियों पे, सही। तो पाकिस्तान में क्यों अब हमारे सोच का एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लोगों का, जितने भी खासकर ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, एक ही नियत से बनाते हैं, बस बनाएंगे बेच देंगे किसी को। मुझे तो कभी किसी ने नहीं बोला कि आप बेच देंगे, मैं बोलता क्यों, पागल हो गया हूँ? मैं तो ऐसा बिजनेस बनाना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं कल 10 कंपनियां खरीद लूँ यार। बिल्कुल सही। आपकी ये वाली सोच ही नहीं है। 2 तरीके से बिजनेस बनाया जाता है, एक चलाने की नियत से, एक बेचने की नियत से। जितने लोगों ने आज तक मैंने देखा है बेचने की नियत से बिजनेस बनाया ना, वो सब फ्लॉप हो गए। बिल्कुल सही बात। जिन्होंने चलाने की नियत से बनाया ना, उन सब के चल रहे हैं आज। बिकॉज यू कंसीडर द प्रॉफिटेबिलिटी, देन आपने तो फिर पेट चलाना, आप सेंसिबल फीजिबल सेंसिबल बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने तो अपना पेट चलाना है, ऑब्वियसली बात है। तो विदाउट प्रॉफिट्स यू कैन नॉट रन इट ऑन अ लॉन्ग ऐसे कितने पैसे डालेंगे घर से? कितने पैसे डाल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बढ़ता है। रेवेन्यू इज अ गुड नंबर, यू नो, दैट इज एन एनकरेजिंग नंबर, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ नेट प्रॉफिट एट होम, यू नो, दैट इज अ फाइन थिंग। इस हिसाब से तो यू नो पीपल हु आर स्टार्टिंग अप द ई कॉमर्स, यू नो, सेलिंग अप द परफ्यूम्स ऑन इंस्टा, सेलिंग अप, यू नो, द शूज और जीन्स और व्हाटएवर, I think they are just entering into a very hard life altogether because देखिए सबका शौक है ई कॉमर्स, उसका रीज़न, लोगों का शौक के रीज़न ये है कि एक बज़वर्ड है, yes, लेकिन वो रियलिटी के बगैर उसमें कूद जाते हैं। ऐसी है। आपने देखा पानी है, अच्छा लग रहा है, आप कूद गए, पता ही नहीं था अंदर शार्क भी थी। कच्चा खाई जाएगी ना, बोटी बोटी नोच जाएगी। और यही हो रहा है, जितने ई कॉमर्स की कंपनीज बन रही हैं उससे ज़्यादा बंद हो रही हैं डेली, बिल्कुल ऐसी है, डेली बेसिस पे। उसका रीज़न क्या है? रियलिटी चेक था ही नहीं, उन्होंने पहले मार्केट रिसर्च ही नहीं की, उनको पता ही नहीं ई कॉमर्स कैसे चलता है। बहुत बड़े 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 इस तरह के बेवकूफ़ बने, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कर लेंगे हम तो, पता ही नहीं ई कॉमर्स क्या होता है। और फिर जब हुआ, बोला अबे यार ये भी होता है, अबे यार ये। बहुत सारे लोगों को तो मैं मना करता हूँ कि नहीं कर भाई, ये वाला काम, ये काम नहीं करना जो तुम प्लान कर रहे हो, ये नहीं करना, मर जाओगे। फिर हम ज़्यादा भी मना नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये अहमद अपना कंपटीशन कम करने की बात कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कर लो, 6 महीने में शौक पूरा हो जाता है। 6-8 महीने में समझ आता है यार ये क्या पागल। वो मुझे एक बंदे ने आगे का मेरे जानने वाले ने कह रहा तुम पागल के बच्चे भाई, तुम बर्दाश्त कर सकते हो, हमारे में नहीं है इतनी। सही है। वो बोला भाई इंसान मेहनत करे जलील होने के लिए, ये क्या बात है यार। कितने लोग ऐसे मुझे मिले हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, कहते हैं भाई ये ज़बरदस्ती की जलालत नहीं ले सकते हम, अच्छा काम करो फिर भी जलील हो रहे हैं हर जगह यार, सोशल प्लेटफॉर्म पर हर जगह। वो जाहिर है, देखिए पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब वही चीज़ मेरे लिए ब्यूटी है, क्यों हर बंदा नहीं कर पा रहा, मैं ही कर पा रहा हूँ, तो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। जब हर बंदा कर पाएगा तो जाहिर है फिर क्या ही फायदा हुआ। तो अब दिख रहा है ना कि यार हम प्लेयर हैं, शायद हम अटक गए इस चीज़ में बस। और नॉन टेक्निकल डायमेंशन में शायद यही आपकी यूएसपी है, ऐसे ही बिकॉज़ यू आर टेकिंग ऑल दैट प्रेशर दैट नोबडी एल्स कैन टेक, राइट। बिल्कुल, और बहुत खतरनाक प्रेशर होता है। सही, जैसे आप बड़ा साल लगा के नहीं, मल्टी वेंडर के मैं बड़े बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज वी आर गिविंग अ सपोर्ट एंड मेंटेनेंस टू 2 मल्टी वेंडर स्टोर, बट दे आर रनिंग यू नो इन द यूएस, सो स्टिल दे कम अक्रॉस विद दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट आई जस्ट फील लाइक यार क्या मतलब मसले हैं। एंड इन पाकिस्तान, सो आई कैन जस्ट इमेजिन इट, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस हैं, इतने अजीब किस्म के इश्यूज आते हैं ना, और हर तरफ से सिर्फ आपको सब बैश कर रहे होंगे। सही, कोरियर भी बैश कर जाएगा आपको कभी कि यार ये क्या कर दिया, वो कर दिया। फिर उससे फड्डे भी चल रहे होते हैं हमारे, कितने क्लेम बने हुए होते हैं। सही है, फिर वो क्लेम में हमें रुला रहा होता है। सेलर से कभी अलग झगड़े हो जाते हैं हमारी टीम के, क्या यार तुमने क्या डाल के दे दिया यार, तुम डिले कर रहे हो ऑर्डर। क्योंकि हर चीज मार्केट प्लेस की एक सबसे बड़ी बुराई होती है, सबकी गलती आपकी है। लेट मिला है तो कस्टमर किसको बोलेगा? टेलीमार्ट। टूटा हुआ है टेलीमार्ट, जो चीज़ें टेलीमार्ट। आप रिफंड, अब पाकिस्तान में जो रिफंड होता है, सही है, अब अगर आपने कार्ड से पेमेंट कर दी ना गेटवे पे, जो ऑफिशियल टाइम बैंक बोलता है मुंह से 30 to 40 वर्किंग डेज। सही है, मतलब 60 दिन के अंदर आपको रिटर्न आएंगे पैसे।
आप तो मर गए। मर गए 60 दिन किसके पास है पैसे बचाने, और वो मेरे पास आएगा ना कस्टमर, यार हमारे लिटरली स्टेप इन कर जाते हैं ऑफिस में, गन शन लगा के आ जाएंगे। कराची में तो हो जाता है ना ये सारी चीज़ें भी, एक गन शन लगा के आ गए कि यार मेरे पैसे मुझे अर्जेंट चाहिए, सही है, मुझे वहाँ रिवर्सल नहीं चाहिए। हम कहते थे बैंक को मसला ये, बैंक मुझे कहता है अगर जेब से रिवर्सल दोगे और वहाँ उसने चार्जबैक मार लिया उसको दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक जो आपने पैसे दिए वो मायने नहीं रखते। सही है, तो अब मैं दे भी नहीं सकता, अब मुझे उसको हैंडल करना है। जो अल्लाह की मखलूक मेरे पास ऑफिस पे आके नाच रहा है कि यार ये चीज़ यूँ है यूँ है, डेली के पढ़े कंज्यूमर कोर्ट आपके पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर पंजाब साइड खासकर, कि जहाँ लिटरली 3,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया भाई साहब ने, डिलेड उसको मिला, कोरियर ने डिले किया, मैंने नहीं किया, उसको डिलेड प्रोडक्ट मिला, उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेंटली हरास किया इस बंदे ने मुझे। उस 3,000 के प्रोडक्ट के लिए मैंने 60,000 रुपए का वकील रखा हुआ जो लाहौर में केस कंटेस्ट करना मेरे लिए। तो ब्लैकमेलर्स भी आपके हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। आपके गवर्नमेंट के जब इदारे के लोग या जो है आपके मिनिस्ट्रियों के लोग, जब ये लोग शॉपिंग करते हैं कुछ, तो ये लिटरली पुलिस वाला आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी वो फड्डा डालने आ जाएगा। तो हम किन किन बॉडीज को लिटरली फेस कर रहे होते हैं और कितने फड्डे। इसके बाद आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाएंगी। मेरी कंपनी 100% टैक्स देती है, मेरी कंपनी में एक लूप होल नहीं है, एक लूप होल नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतने चौड़े में घूमता हूँ। सही है, मैं सारे गवर्नमेंट के इदारों से फड्डे कर चुका हूँ आज तक सबसे। वो उसका रीज़न सिर्फ ये कि मैं कहता हूँ मैं बाय द बुक्स काम करता हूँ, आप मुझे अब नहीं छेड़ सकते। सही है, लेकिन इसके बावजूद आपको नोटिस आएंगे, इसके बावजूद आपको हरास किया जाएगा, प्रॉपरली हरास किया जाएगा। सही है, इतनी 100 तरह के टैक्स वाले बॉडी के लोग आएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। और हर बंदा आएगा वो डायरेक्ट ऊपर से इसी तरह आएगा कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा, केस कर दूंगा। सही है, एक बंदे ने हम पे 12,000 रुपये का केस किया है कि मुझे 12,000 रुपये चाहिए एडिशनल। उस 12,000 रुपये एडिशनल के लिए मैंने 60,000 का वकील रखा। ये इतने छोटी छोटी इतनी सारी चीजें हैं ना कि हम जब उसको कंपाइल करते हैं ना, डेली का कोई ना कोई फड्डा खड़ा होता है कि आज इसका फड्डा है, कल उसका फड्डा है। तो आप अगर यही चीज देखें, फिर मैंने क्या किया, मेरा लीगल वाला ये बंदा है, वकील हमारे पास पैनल पे ऑन बोर्ड है, खेलते रहो सारे आपस में। ये कर लिया हमने। क्यों जरूरी है, मुझे तो ग्रो करना है, और अगर मैं इन चीजों में लग गया मैं ग्रो नहीं कर सकूंगा। वैसे भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दोस केसेस आर नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून, राइट? सो ये कभी भी मसला नहीं, वो फिर साइड पे करके हाँ वो चलता रहेगा। तो इसमें तरीका ये मैं बोलूँ, ये हाँ मेरी कॉस्ट है बिजनेस की, पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब आप सोचें 3,000 के प्रोडक्ट के लिए मैंने 60,000 वकील को दिए। सही है, और ये मेरे एक केस नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। इसके बाद आपका जो, अगर आपकी दोस्ती है, फॉर एग्जांपल आपने बोला यार मेरी FIA साइबर क्राइम में दोस्ती है, सही है, और आपने मुझसे कोई ऑर्डर की था चीज, सही है, अब आपको मुझे ऐसे छेड़ने का दिल हो रहा है, आपने अपने दोस्त को बोला यार बैंक को ईमेल कर दे, डेबिट लॉक लगा दो उसके अकाउंट पे। ये 2 दफा हुआ है मेरे साथ कि एक बंदा FIA साइबर क्राइम गुजरांवाला, लिटरली गुजरांवाला, सही है, मैं कराची बैठा हूँ, मैं FIA की बात भी नहीं कर रहा, FIA साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ, फिर उसमें भी गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ। उसने बैंक को एक ईमेल की कि यार ये जो है ना कस्टमर, वो ये अकाउंट है, बैंक अकाउंट है टेलीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड का, बंद कर दो, डेबिट लॉक लगा दो। अच्छा, हमने इसके बाद वहाँ गए। अब मैं सच्ची बात है इतने सालों में पूरा वकील भी हूँ, तो मैं कानून जानता हूँ। फिर मैंने इसको फ़ोन किया बंदे को, और इसके बाद मैंने अपनी पूरी टोन चेंज की, और इसके बाद मैंने उसको टिकाया। मैंने बोला आपका कानून ये नहीं कहता। मतलब इशू क्या है, कह रहा है कस्टमर का रिफंड है। मैंने कितने दिन हो गए, कह रहा है 7वां दिन है आज। मतलब मैं तो, मेरी वेबसाइट पे लिखा है इतना बड़ा बड़ा 8 to 10 days है। सही है, उसके बाद मैंने इसको उसका कानून पढ़ाया FIA का। मतलब आपका ये काम नहीं था, आपने वेरिफिकेशन, आपके पास कंप्लेन नंबर होगी, फिर वेरिफिकेशन होती है जहाँ आपसे अटेस्टेड लेते हैं कि यार ये मैं वाकई कंप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आप उसको इंक्वायरी में तब्दील करके मुझे नोटिस करते हैं। उसके बाद आप नोटिस कम से कम मुझे 6 से 8 नोटिस भेजते हैं और टाइम स्लॉट देते हैं कि इस टाइम पे मेरे पास आके मिलो या आके बात करो। इसके बाद अगर मैंने जवाब नहीं दिया ना, तो आप 1 साइडेड कार्रवाई करते हैं। ये आपने, मतलब ये कौन सी दोस्ती निभाई है कि माशाल्लाह 2 महीने खा गए बीच के। उसके बाद जब ये चीज़ हुई ना, मैंने उसको डराया, मतलब 5 मिनट है कि अकाउंट खोल दे, 10 मिनट, लिटरली 5 मिनट में से बैंक को ईमेल करी, मेरा अकाउंट खोला। उस बैंक में 5 मिलियन पड़ा हुआ था, और मुझे यहाँ से फंसाया था उस बंदे ने। और इस तरह में सारे बैंक पे कर दे। अब वही बैंक मेरा बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा, क्यों? आपके नाम की FIA की इंक्वायरी आई थी, और किसी एक बंदे ने ऐसी मस्ती में छेड़ा था मुझे। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो थे जो आते रहते हैं, हम डील करते हैं डेली बेसिस। बहुत it's a you know that is a part of a business, part of your operation. जैसे आपको किसी जानने वाले ने डराया ना e-commerce से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और भी ज्यादा डर है इससे। मैं तो because talking about the retail, you know,
लोग रिटेल से ई कॉमर्स पे जाते हैं, बट आप ई कॉमर्स पहले एंड देन यू जस्ट केम बैक टू द रिटेल. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दो? यार सही टाइम पे समझ आ गया कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है. सही देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ पे मेरा बिलीफ है, और मेरा बिलीफ होता है मेरी रिसर्च पे. सही है. आप अगर यूँ देखें तो अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर है. वो एक रिटेल चेन होल फूड्स को खरीद लेता है. सही है, क्योंकि उसको पता है रिटेल अच्छी चीज़ है. एक बहुत बड़ा डोमेन, तकरीबन सबसे बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमेशा ई कॉमर्स नहीं है, रिटेल होता है. सही है. सेकेंडली, वॉलमार्ट जैसा प्लेयर जो कि एक रिटेल प्लेयर था, वो इंडिया जाके फ्लिपकार्ट खरीद लेता है. सही है. तो होता ही इन हर कंपनी हो गया है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज डेडली. कि आप हर तरफ से कंपनी जा रही है और कस्टमर्स को टैप कर रही है. अब ई कॉमर्स पाकिस्तान में इज नियरली 2%. सही है. अलग अलग लोग आपको अलग अलग फनकारियाँ मारेंगे, को 5-7% बोल दे तो इग्नोर कर दीजिएगा. 2% से ऊपर नहीं ई कॉमर्स. वो या तो मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ 2% लोगों का ब्रांड बनना चाहता हूँ, या मैं बोलूँ मैं 100% लोगों का ब्रांड बनना चाहता हूँ. सही है. जाहिर है मैं 100% चाहता हूँ. सही है. क्योंकि ये दो आहिस्ता आहिस्ता करके कभी 3, 4, 5, 8, 10 हो जाएगा. इससे ऊपर नहीं जाएगा पाकिस्तान में इतनी जल्दी ई कॉमर्स. सही है. 8-10 भी हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. सही है. तो होगा क्या, मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ रिटेल में. मैं खुद रिटेल के कस्टमर को, क्यों रिटेल से कस्टमर ई कॉमर्स पे क्यों नहीं आ रहा, ट्रस्ट डेफिसिट है. यस. तो मैं रिटेल स्टोर्स बनाता हूँ. एक तो उससे ट्रस्ट बनेगा, दूसरा चांद से कस्टमर तो आएगा नहीं, यही रिटेल वाला ई कॉमर्स मिलेगा. तो मैं खुद रिटेल के कस्टमर को अपलिफ्ट कर रहा हूँ कि चाहे ऑनलाइन भी खरीद ले. मुझ पर भरोसा हो गया ना, अब जाके ऑनलाइन भी खरीद लो. और रिटेल इज देयर टू डोमिनेट. रिटेल इसके अलावा इज अ प्रॉफिटेबल सेंसिबल बिजनेस मॉडल. ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड पैसे नहीं बनाते. रियलिटी है, वेरी वेरी हार्श, बट इट इज द रियलिटी. कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पैसा नहीं. जितना बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड है वो उतना नुकसान करता है. सही है. आपको जितना टेलीमार्ट दिखता है, टेलीमार्ट उतना नुकसान करता है. जितना दराज है, दराज उसके हिसाब से नुकसान करता है. फ्लिपकार्ट जितना है वो उसके हिसाब से नुकसान करता है. अमेजोन भी नुकसान करता है. आपको पता है अमेजोन इंडिया में $8 बिलियन से ऊपर नुकसान कर चुका है, और वो और करेगा. क्यों? आज भी फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट का जो मार्केट साइज है, इट इज 48%. मतलब फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया, 48%. अमेजोन इज 26%. सही है. फ्लिपकार्ट एक दिन में 5 मिलियन पार्सल निकालता फिर है. ऐसी क्या रीजन है, लाइक दे आर जस्ट स्टिल कैरिंग इट फर्दर अहेड? दे आर जस्ट वर्किंग ऑन द वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल कि वैल्यूएशन पैसे रेज, वैल्यूएशन पैसे रेज, वैल्यूएशन बट वो कितनी देर चलेगा? प्लेइंग चलता है. प्लेइंग देखिए, रेवेन्यू कितनी देर चलेगा? देखिए ये चल रहा है, और कहीं वो ना कहीं तो मुल्क में देखें एक पॉइंट पे जाके सही होता है ये, जब आपकी फाइनल एग्जिट हो जाता है. फ्लिपकार्ट ने जब अपने आप को सेल आउट किया वॉलमार्ट को, फ्लिपकार्ट उस वक्त तक तकरीबन $7.5 बिलियन नुकसान कर चुका था. ठीक है. $7.5 बिलियन इन लॉसेस. आपका पूरा पाकिस्तान का मुल्क IMF के लिए माएँ दुआएं कर रही थी, माएँ मुसल्लों पे बैठ के दुआ कर रही थी $1 बिलियन मिल जाए आपके मुल्क को, तो हम मुल्क चला लेंगे. सही है. पूरे कंपनी ने $7.5 बिलियन लॉस किया, लेकिन डे एंड पे हुआ क्या, वो कंपनी $21.5 बिलियन में बिक गई. सही है. तो वो जो आखिरी का प्रॉफिट है ना, वो होता है. वो कंपनी आखिरी के प्रॉफिट पे आज तक जिंदा है कि जब एंड में बेचूंगा ना तो प्रॉफिट हो जाएगा और लंबा हो जाएगा. वाकई हुआ. ठीक है. जिसने पहले राउंड में पैसे डाले होंगे $2 मिलियन, और $2 मिलियन के उसने वो 25 मिलियन, वो कितने लिए थे, $5 लाख डाले थे, और 25% थी. जिसके बाद उस दिन 25% लिया होगा उसने, आज एंड में अगर चले डाइल्यूट करता भी गया होगा तो उसके शेयर की वैल्यू तो देखें. स्टार्ट में जब 2006 में इसने पहला फंड रेज किया तो पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो $2 मिलियन थी, और फाउंडर्स के पास 100% इक्विटी थी. 2 फाउंडर्स थे. सही, को फाउंडर्स 100%. लेकिन एंड में जब उन्होंने बेचा तो दोनों की मिला के 23% इक्विटी थी, लेकिन दैट 23% वाज वर्थ मोर देन $5 बिलियन. सही. तो एंड में गेम हुआ, उन्होंने वहां पे पैसे बना लिए, सैलरीज भी अच्छी बना ली. उल्टा मैं जानता हूँ तो ये फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स हैं, इनकी दोनों की 200-300 कंपनी अपनी, इतनी कंपनी में इन्वेस्टर्स. तो ये रिटेल हमने लाए, हमने बोला यार सेंसिबल मॉडल है, प्लस वी हैड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस विद दराज. ठीक है. देखिए, नोबडी इन पाकिस्तान कैन से कि यार मैं दराज को कॉम्पीट करूंगा. अच्छा, making things simpler, with your answer. So you're making profit out of retail, and we are funding मतलब we are using the profit and we are funding our e-commerce marketplace. Just for the appearance, just for the digital appearance. बिल्कुल सही है. क्योंकि देखिए, मार्केट प्लेस नुकसान करेगा, हमेशा करेगा. मार्केट प्लेस पैसा नहीं बना सकता होता ना. दुनिया में बहुत सारे तोप भी हैं,
मैं भी बेमनी हूँ, मैंने भी पैसे बनाना ही सीखा है, लेकिन मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, पैसे नहीं बनते उसमें। सही That हमारी is the crux of the thing. क्योंकि हमारे ओवरहेड्स इतने मैसिव हैं, हमारे पंगे इतने मैसिव हैं, ऐसी उड़ती उड़ती चीज़ें आती हैं कि हमारे पर हम टैक्सेस पूरे देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हम बचा ही नहीं सकते। आपने हर महीना माइनस करना ज़रूरी है माइनस करना। आप उन्हें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपको जितनी बड़ी कंपनी बनना है, मेरा कल दिल करे कि यार मैं दराज को कॉम्पीट करूँ, मैं उतने ही पैसे खर्च करना शुरू करूँ, दराज को कॉम्पीट करूँ, सिंपल सी बात है। चल let's break down the revenue game. ठीक है, revenue के जरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, they just keep on mounting up their revenues, keep on rising that up. इंजेक्शन भी आता रहा, मॉनेटरी इंजेक्शन आता रहा, VCs आते रहे, equity dilute होती रही, founders की equity गई, they made the final exit, but somebody keeping the shares of the company. So still there is an existence, still there is an existence of the Flipkart. When that whole marketplace is going to convert to the profit, that is the thing. Founders ने पैसे बना लिए, they made the final exit, उन्होंने पैसे बना लिए, ठीक है, that is the thing. Founders की हद तक अगर हम देखें, देखिए हर वो बड़ा प्लेयर कंपनी खरीद रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल जिसको ऐसे लगता है कि मैं एग्जिट पे I'll get out. देखिए एग्जिट पे उसने तो पैसे बना लिए, फाउंडर्स ने, चीज़ें हो गई, सेट हो गई, लेकिन जिसने अब बाय आउट किया है, अब वॉलमार्ट ने बाय आउट किया है, सही है, वो कंपनी तो नुकसान ही कर रही है, अरबों डॉलर नुकसान कर रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। अब वॉलमार्ट क्या करता है, और वॉलमार्ट के पीछे देखिए दो सेंस होते हैं। वॉलमार्ट अपने बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल अगर $100 बिलियन कमाता है, वो बोलेगा कर दे $2 बिलियन नुकसान का मसला नहीं बेटा, मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा डेटाबेस, इतना बड़ा रेवेन्यू साइज है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अब वॉलमार्ट जब पैसे उठाएगा ना आगे अपने लिए, तो वो कहता है मेरा जो फ्लिपकार्ट का भी है ना, ये इतना $1 बिलियन, ये भी तो साल का ऐड करो जो मैं सेल करता हूँ। तो उसके क्यूमुलेटिव उसने भी पैसे उस पर ऐड किए अपने टोटल टॉप लाइन में पूरे बिजनेस की, उसने उस पर भी पैसे रेस करने आगे। और नहीं भी करने अगर किसी बिजनेस को, तो उसको ये पता है मैं कमाता हूँ 100 बिलियन यार, मैं 20-25 उड़ा भी दूं इधर उधर, लेकिन हर मार्केट में मेरी एग्जिस्टेंस है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट क्यों लिया, क्योंकि उसको टक्कर किसको देनी थी, अमेजोन को। वॉलमार्ट और अमेजोन आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। उसने बोला मुझे अमेजोन को टक्कर देनी है, तो मैं अमेजोन से ऊपर का प्लेयर फ्लिपकार्ट है, मैं इतना बड़ा एग्जिट फ्लिपकार्ट को दे देता हूँ, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ। क्यों, फ्लिपकार्ट डोमिनेट करता है बुरी तरीके से। बिल्कुल ऐसे जी मैं आपको कह रहा हूँ, तो तकरीबन डबल द नंबर्स हैं यार। 5 मिलियन पार्सल है उसका दिन का, 5 मिलियन पार्सल का। आप सिर्फ ऑपरेशन सोचें यार, दिमाग खराब हो जाए आदमी का। उसकी अपनी फिर वो भी है, जो पूरी कोरियर कंपनी उसकी अपनी है। पिछले साल 6,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है इंडियन रुपीज में फ्लिपकार्ट ने अपने सिर्फ डिलीवरी आर्म में। सही, आप वो इन्वेस्टमेंट का लेवल सोचें। देखिए आपका पूरा पाकिस्तान के मुल्क पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी जितनी उससे इकलौते ने उसमें एक कंपनी में कर दी। तो फाइनल एग्जिट पे प्रॉफिटेबिलिटी तो हमेशा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगी। देखिए वो क्वेश्चन मार्क ही रहती है। ये लोग देखिए करते हैं ऑप्टिमाइज, ऐसा नहीं है कि नहीं करते ऑप्टिमाइज। तो दे डू ऑप्टिमाइज बिजनेसेस, कि उन्होंने ऑप्टिमाइज किया कि यार हम उनके कॉस्ट को नीचे लेके आए। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा रॉकेट इंटरनेट की कंपनी थी। रॉकेट इंटरनेट ने उसको बेचा डिलीवरी हीरो को। डिलीवरी हीरो दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी ब्रांड है, जिसका जोमैटो भी इंडिया में से। तो डिलीवरी हीरो का गेम ये, डिलीवरी हीरो ने जैसे एक्वायर किया तो पहली चीज़ क्या बोला, सारे डेवलपर्स घर चले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है जर्मनी में, हमारे इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारे पे जर्मनी में। तो वो कॉस्ट को नैरो डाउन करना शुरू करते हैं वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ये नहीं होता कि एक झटके में, जैसे दराज है, सही, दराज को एक्वायर किया तो एक झटके में अली बाबा ने अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं लगाई, पहले उनकी चलाते रहे एक एक करके चीज़ें। जैसे सूक एक्वायर हुआ अमेजोन का, तो सूक ही चल रहा था। फिर पीछे जब पूरी ट्रांजिशन हो गई, उसके बाद उन्होंने हटाया और बाकी लोगों को बोला अल्लाह हाफिज़, अब हम संभाल लेंगे, हमें आता है ये वाला काम, हम पूरी दुनिया में करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नीचे करते हैं। कितनी दफ़ा उनको दिखता है कि आज भी स्पेस है, हम आज भी और पैसे लगाएंगे, सही है। और वो क्यों पैसे लगा रहे थे, क्योंकि वो ओवरऑल पूरा ग्रुप दुनिया में इतना प्रॉफिटेबल होता है कि उसके लिए 2-4-5 बिलियन डॉलर या कुछ ये वैल्यू सेंस ही नहीं बनाती। वो कहते हैं लगा तो बेटा कोई मसला नहीं, हम नई चीज़ सीख रहे हैं या हम एक नई मार्केट में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस बन रही है और हम सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को दुनिया के डरा रहे हैं कि देखो ये भी हमारे पास है। अच्छा, मार्केट प्लेस, दैट इज माई थिंकिंग, मार्केट प्लेस यूज क्वाइट मेनी ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स बहुत निकलते हैं मार्केट इसमें, मार्केट प्लेस में, बिकॉज यू होल्ड द डेटा अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आपके पास बहुत डेटा टेलीमार्ट में, यू यूज दैट
in a different way, like pitching out the other business models, pitching out the other things to sell it out. और मुझे ऐसे लगता है कि these by products play a very vital role. अगर हम Amazon पे देखें, they have a huge database, they have a huge database. तो अगर वो as a by product इसको लें तो that is something that they can just convert into a profitability, and मुझे ऐसे लगता है कि बहुत करते सी हैं ना. companies देखें अब यही कर रहे हैं. AWS है, उस पे इतना बंदा है, और दूसरे इसके Amazon के प्रोडक्ट्स हैं, Amazon प्राइम वीडियो है, दूसरी चीज़ें Amazon प्राइम खुद है. तो वो कहीं बहुत सारी जगहों पे सेंस बना रहा होता है इनका बिजनेस मॉडल. तो ये कह रहे हो ना, ग्रुप लेवल पे तो प्रॉफिट कर रहा है, तो उसको मेन वैल्यू यही है कि मैं ग्रुप लेवल पे प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, मेरी टॉप लाइन बढ़ भी गई, मेरा यूजर बेस भी बढ़ गया, मेरी एक नई मार्केट में एग्जिस्टेंस भी बढ़ गई, मेरे लिए सेंस बनाते चलाता हूँ मैं अगले और भी साल. फिर क्या होता है, कितनी दफा अगर जो प्रिंसिपल है, जो मेन कंपनी है, वो कहीं क्रंच में आती है ना, फाइनेंशियल क्रंच, तो वो पता है क्या करते हैं, कह रही जो उल्टी सीधी मार्केट सीना बंद करो यार, ये इनको बेच बाज के निकलो जल्दी जल्दी. सही. तो वो लॉस मेकिंग जो चीज़ें, या तो उनको ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे पागलों की तरह कि जल्दी जल्दी उसको ऑप्टिमाइज करो ताकि ये मेरे पैसे और ना ज़ाया हो, क्योंकि अब जो मेन कंपनी जो पैसे कमा रही थी ना, उसने कम प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, या उस पर कोई आँच आ गई है, या पीछे इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया है जो हम इन्वेस्ट कर. तो वो होता है. लेकिन जाहिर सी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी का नुकसान ये होता है कि वो सारी जिंदगी जो है ना, वो हवा में होती है, वो कभी भी किसी भी चक्कर में बैठ सकती है. और पाकिस्तान में केस स्टडीज हुई है ना, $100 मिलियन रेज करने के बाद वो कंपनियां बंद इसीलिए हुई क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसे खींचे. अब आपकी एपेटाइट कंपनी की इतनी बढ़ चुकी थी, सही है, अब एक बंदा है उसने अपनी एपेटाइट बढ़ा बढ़ा के दिन का उसको 50 प्लेटें खाना खाना है, और अचानक से उसको 2 प्लेटें मिल जाए तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. तो हुआ ये, बंद हो गया. That is the story behind all these big numbers, I would say. इस तरह तो इस calculation and financial game पे marketplace, I think they cannot survive without the investors coming on plate. ऐसा ही Investors के बगैर तो marketplace देख मसला वही है ना, पैसे तो लगे जा रहे हैं. सही है. तो या तो आप पैसे लूज करते हैं अपनी जेब से, जो कि सेंस नहीं बनाता. तो होता है कि आप बोलते हैं मैं मार्केट जाता हूँ, वीसी के पास जाता हूँ, पैसा रेस कर लेता हूँ, कि वीसी को अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है. वो पैसा मल्टीप्लाई करने का मार्केट प्लेस से अच्छे कोई ऑप्शन नहीं होता. क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस पे यूं ई कॉमर्स चलता क्यों है, या ई कॉमर्स में मल्टीपल क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है कि यूं पैसे मार्केटिंग पर डालो, यूं छत चले जाएगा. जैसे मुझे कोई बोलता है ना मेरी इतने करोड़ की सेल है, तो मैं पहली चीज पूछता हूँ, अच्छा मार्केटिंग कितने की करते हो? उसके नंबर्स वहीं क्लियर हो जाते हैं. क्योंकि अगर मार्केटिंग करके वो पैसे ला रहा है, यू आर नॉट अ ब्रांड. सी आई डोंट ट्रीट यू एज अ ब्रांड कि जब आप सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके आप वो कर रहे हो. मेन गेम ये होता है कि करें परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अच्छी चीज़ है, कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर आपने साथ में ब्रांड गुडविल, अभी मैंने एक एग्जांपल दे रहा था कि एक ब्रांड है 1000 ऑर्डर दिन के करता है, फेसबुक ने उनके पेज को लिमिट कर दिया फॉर एड्स. अचानक से फेसबुक के अलगोरिथम, and their sales went down as a whole. they went down to 40 orders a day. 1000 से 40 ऑर्डर्स अ डे, 4%. सही है. तो अब आप ये सोचें कि कितना बड़ा एक बबल था जो सिर्फ मार्केटिंग से क्रिएट हुआ था. सही है. अब मैंने उनको ये एग्जांपल दी, मतलब रिसेंटली मेरा पेज उड़ गया, टेलीमार्ट का उड़ गया. सही है. तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज अचानक से फेसबुक ने डिसेबल किया. आज तक हमारी 1.5 महीने से बातें चल रही हैं कि खुल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्वाइविंग. उसका रीज़न ये है कि हमने इतने मोड्स ऑफ वो किए ना, सेल, ऑर्गेनिक, इससे भी अलायंस, उससे भी अलायंस, उससे भी अलायंस, रिटेल अलग, ये अलग, कॉर्पोरेट अलग, B2B अलग, सब कर दिया है. अब वो सारे चक्कर में होता क्या है कि टेलीमार्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे खड़ा है. उल्टा पिछले महीने उसने रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा किया नॉर्मल से. क्यों? दूसरी जगह से अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि दूसरी जगह से इतना अच्छा काम हो गया कि हमने इसको बर्दाश्त कर लिया. तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऐसी बात है, बड़ी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच आपकी है अगर ब्रांडिंग की चीज़ों की, तो ही आपको. और टेलीमार्ट ने उस टाइम पे, आज जो लोग कहते हैं ना यार हम 15-20 लाख रुपए ऐड के लगाते हैं महीने के, ये तो 15 लाख रुपए मैं 2014 में लगाता था ऐड पर महीने के. उस टाइम के 15 लाख रुपए आप गिन ले डॉलर के रेट से क्या होते थे. तो मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया सही जगह पे, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, कि मुझे उन सारी चीज़ों ने आज बेनिफिट दे रहा है. और आज भी उसका बेनिफिट मुझे दिख रहा है. मेरा जितना अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक ऑर्डर है, इतना पाकिस्तान में दराज के बाद किसी का नहीं हुआ. सही. दराज का ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत है. उसका जाहिर सी बात है, उसने जो ब्रांडिंग पे स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था. उसके बाद मैंने बहुत अच्छा स्पेंड किया, तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. Wonderful. Retail is making a lot of money in terms of a profit out there. हाँ भाई, रिटेल बहुत अच्छा बिजनेस है. From how long you have been in retail? यार आई हैव बीन डूइंग रिटेल सिंस. And from where that idea originated? ये idea कहाँ से आया? Like you have been doing the e-commerce, and then converting into the marketplace and then. यार रिटेल प्रॉफिट करता है इतना पता था हमें. सही है. तो हमने बोला रिटेल आउटलेट खोलते हैं. मैंने 2014 के एंड में या 2015 का स्टार्ट था, आउटलेट खोल दी थी. हमने उस आउटलेट को चलाया. ठीक है. और 2018 में हमें लगा यार अब हमें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, कोई फ्रेंचाइज लेना चाहेगा. और हम मॉडल को समझ गए थे. सही है. हमने रिटेल क्रैक कर लिया था. वो दुकान बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही थी. सही है.
तो हमने बोला बस सही है, यही मॉडल पूरा फ्रेंचाइज मॉडल बनाते हैं। हम मार्केट को समझते हैं, हम लोगों को समझते हैं, मेंटालिटी को समझते हैं, हम इसका फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करते हैं। 2018 के एंड में हमने लॉन्च किया, 1 साल वो सही चला, फिर कोरोना आ गया माशाल्लाह। तो उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वी हैव 31 आउटलेट्स अक्रॉस 22 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको प्लान करके जो बैठे हैं, अल्लाह ने चाहा तो आप हमारी कोशिश है कि अगले 2-3 साल के अंदर हम 100 से ऊपर का आउटलेट का काउंट पे चले जाएं, कि जहाँ पे हम सेंसिबल, अच्छी, फीजिबल रनिंग आउटलेट्स रखें। हम आउटलेट्स चाहते तो मेरे पास कोई 9-10 हज़ार बंदा आज तक अप्लाई कर चुका है, मुझे फ्रेंचाइज चाहिए, मैं हर किसी को नहीं दे सकता। ये मैं ये सोच के देता हूँ कि बंद ना हो मेरी आउटलेट कभी, सही है, वरना बनाने को आज शायद मेरी 200-500 आउटलेट होती। 10,000 में से मैं कहता हूँ यार 500 आउटलेट तो मैं दे ही सकता था ना यार, इतना तो गंदा परसेंटेज नहीं होता। मैंने फिर भी नहीं दिया, मैंने बोला आराम आराम से ग्रो करेंगे। अब जाके हम थोड़ा सा रिटेल में हाइपर ग्रोथ की तरफ आए कि हमने बोला अब हमें पेनिट्रेट करना है पागलों की तरह। अच्छा, how does your franchise model works? Like how you extract the profit out of it? That is a delicate one. It varies from business to business. नहीं, मेरा बड़ा सिंपल है। देखिए, मैं उनको जो प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ उसमें एक सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मेरा होता है, सही है, जो कि बहुत कम होता है, 0.5% होता है नॉर्मली, सही है, 0.25%। अब 0.25% अगर मैंने उस पर जो भी माल दिया उसको, वो मैंने उस पर पैसे बना लिए, सही है, वो जो मेरे पैसे बने प्लस मेरी गुडविल भी बन रही है, मैं आउटलेट पे भी हूँ, कस्टमर ट्रस्ट भी बन रहा है, ब्रांड गुडविल भी बन रही है, सारी चीज़ें होती जा रही हैं और मेरे पैसे भी बन रहे हैं। और वो मुस्तकिल मुझसे माल ले रहा है। मुझसे माल क्यों ले रहा है? क्योंकि आज पाकिस्तान का जितने बड़े आपके ब्रांड्स हैं, मोबाइल ब्रांड्स, उन सब का मास्टर डीलर हूँ मैं। मास्टर डीलर इज नेक्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, सही है। तो मेरा गेम यही है कि मैं सप्लाई चेन में पीछे जा रहा हूँ। कल अल्लाह ने चाहा मेरी 100-200 आउटलेट हो जाती है तो हो सकता है मैं सप्लाई चेन में बोलूँ मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, सही है। कल मैं बोलता हूँ भाई मेरी 200 से 500 आउटलेट होती है, मैं कहता हूँ मैं यहीं पे मैन्युफैक्चर करूँगा पाकिस्तान में, सही है। तो उसमें होता ये है कि वो सप्लाई चेन में हम पीछे जा रहे हैं और उसका बेनिफिट हमारे ई कॉमर्स को ही मिल रहा है कि जिस प्राइस पे मैं उठा रहा हूँ मुझे पता है पाकिस्तान में कोई नहीं उठा सकता। फ्रेंचाइजिंग मॉडल इज रॉयल्टी फ्री। रॉयल्टी फ्री है, हमारी ब्यूटी है ये मॉडल की, हम पैसे नहीं लेते उससे। और मैं जो फ्रेंचाइज फी भी उससे लेता हूँ वो इतनी मिनिमम है कि मैं उसी पे स्पेंड करता हूँ। 8 लाख रुपए लेता हूँ मैं फ्रेंचाइज फी के, और वो मैं उसी पे खर्च कर देता हूँ पूरे के पूरे। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मैं बोर्ड ब्रांडिंग सारी चीज़ें करता हूँ, एलईडी लगाता हूँ, अंदर सेटअप बनाता हूँ। वो एलईडी इसलिए होती है कि उस पर वेबसाइट चल रही होती है, तो यू डू हैव अ वर्चुअल इन्वेंट्री एज वेल, कि आउटलेट में जो सामान है वो भी वर्चुअल इन्वेंट्री भी। तो हमने पूरा मॉडल इस तरह बनाया कि लोगों को ये भी फी कभी भी पेन लगती ही नहीं है, क्योंकि उसी पे स्पेंड हो रहा है। 4-5 लाख तो आउटलेट बनाने में चीज़ों में स्पेंड होगा, इसके बाद मैं 3-4 लाख की उसकी मार्केटिंग कर देता हूँ कि भाई ये 3 साल के तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट है, तो 3 साल में मार्केटिंग भी तो करूँगा तुम्हारी। वो मैं डिजिटल मार्केटिंग में उसी के पास ऑर्डर आ रहे हैं, उसी के पास कॉल आ रही है, वो भी खुश है कि मेरे पास फुटफॉल मुस्तकिल कस्टमर का आ रहा है। तो एक पूरा मॉडल हमने बनाया, बड़ा सोच समझ के बहुत दिमाग लगा के मॉडल बनाया, क्योंकि हम इस पूरी इंडस्ट्री के नस नस से वाकिफ़ हैं। मेरे वाले साहब ने भी सारी ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन का काम किया है, तो मैंने ये बोला कि जब मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, फिर उनकी एक्सपर्टीज़, हमारा वो जो एक्सपीरियंस 2014-15 से हमने आउटलेट बनाई, तो हमने सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बनाया। हमने बोला रॉयल्टी कोई नहीं दे सकता क्योंकि मार्जिन इतने कम है, तो हम उनसे जब माल सप्लाई कर रहे होंगे ना उसमें हम मार्जिन रख लेंगे। और वो कब रख सकते हैं? जब हम सप्लाई चेन में पीछे चले जाएंगे, कि जिस रेट पे मुझे मिल रहा होगा ना, और फिर मैं अपना मार्जिन रख के भी दूँ तो भी उसको सस्ता मिल रहा हो मार्केट से। अच्छा, हाउ डू यू वैलिडेट द वेंडर्स? ये जरा थोड़ा, हाउ डू यू वैलिडेट द वेंडर्स? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा काम है। क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया हमारा बड़ा सिंपल होता है, एनटीएन होल्डर होना चाहिए, सही है। That is fine. सही है। अब जब एनटीएन होल्डर है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंसिबल काम करता होगा, सिंपल है, सही है। दूसरी चीज़ हमारा ये, हम कहते हैं यार हम आपको वो नहीं बेचने देंगे कभी भी रेप्लिका यूज रिफर्बिश, ये हम नहीं बेचने देंगे, सही है। हम उससे वो सारी चीज़ें ले लेते हैं इन राइटिंग। जो एग्रीमेंट होता है वो बड़ा साउंड क्लियर होता है कि हम ये चीज़ें नहीं बेचते। जैसे ही उसने कोई उल्टी चीज़ कभी लगाई भी तो डायरेक्ट बैन उसका अकाउंट, हम सोचते भी नहीं है। मेरे लिए मेरी इमेज सबसे बड़ी है, मेरे लिए और कोई चीज़ बड़ी है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, उसने गलत चीज़ लगाई, बैन डायरेक्ट, गलती से लग गया वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमने बंद कर दिया। तो हमने उसको बड़ा स्मूथ रखा हुआ है। उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं, हमारी कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं कि अब जब गलत चीज़ लगा ही नहीं रहे तो गलत चीज़ जाएगी नहीं, जब जाएगी नहीं तो कंप्लेन ही नहीं आएगी। तो उससे हमारी, और उस पर सिर्फ बिजनेस के साथ काम करते हैं। जो मैं ये कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं यार आप तो दराज का कॉम्पिटिशन हो, मैं कहता नहीं, मैं दराज मॉल का कॉम्पिटिशन हूँ। तो जो दराज मॉल है जहाँ वो सिर्फ ब्रांड्स बेच रहा है और ब्रांड से ही खरीद रहा है, ब्रांड से सोर्स हो रहा है, वही चीज़ टेलीमार्ट है। टेलीमार्ट हर चीज़ ब्रांड से लेता है, ब्रांड्स ही बेचता है, इसके अलावा कुछ बेचता ही नहीं है। Makes sense. E-commerce, we discussed a lot about e-commerce. E-commerce, I would love to ask one question, like, which was the hardest
hurdle you faced across, in the 10 years time period? Like any moment that you felt like that was very tough, regarding a business or probably the e-commerce as a whole, doing a business as a यार telemart. जब You felt like let's shut it down, let's call it a day, or यार मेरा मैं कभी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र इतनी आसानी से डिमोटिवेट नहीं होता ना परेशान होता हूँ। मैं एक दो दफ़ा रिसेंटली ये जो जहाँ आपके अकाउंट बंद कर देते हैं और ये चीज़ हुई ना, तो उसमें बुरा लगा सिर्फ। सही है, ये नहीं कि हमने बोला कि हम हार मान लेंगे, हार माननी होती तो बहुत पहले मान लेते। सही है, लेकिन एक चीज़ बुरी लगी कि यार किसी का भी दिल होगा, वो कुछ भी वो आपको परेशान कर सकता है यार। इतना आसान है किसी के लिए आपको परेशान करना है कि उसको एक इदारे में दोस्ती चाहिए और वो इदारे का कोई भी बंदा एक बैंक को उड़ के ईमेल लिख देता है और बैंक बगैर सोचे समझे मेरा अकाउंट बंद कर देता है और फिर उस अकाउंट को खोलने के लिए हम धक्के खाते हैं। ये यार मैं कहता हूँ, मैं जब लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मैं गवर्नमेंट को हर वो चीज़ देता हूँ। सही है, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अलग नौयत का आदमी हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में सिग्नल भी नहीं तोड़ा, मैं आपको ये भी बता दूं। सही है, मैंने ज़िंदगी में कभी कचरा भी नहीं फेंका ज़मीन पे, रोड पे, कभी नहीं फेंका। और मैं इसी तरह लोगों को भी आगे ट्रेन करता हूँ कि यार मैं अपना पार्ट पूरा प्ले कर रहा हूँ। और इसके बाद जब मुझे होता है ना यार मुझे कोई परेशान करने आया है, तो पहले तो हट जाती है तो ये कि यार ये क्या चल रहा है। एक आधी दफ़ा ये जैसे इंसिडेंट हुआ, अभी 2 दफ़ा हो चुका है कि जहाँ वो एक एजेंसी का बंदा ईमेल कर देता है और वो बंद कर देता है। कोई उसके पास अप्रूवल नहीं है, उसके सीनियर की कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ दोस्ती थी, उसने वहाँ ईमेल करी, बैंक ने मुझे सताना शुरू कर दिया। आप लिटरली सोचे, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैंने बोला यार मुझे अकाउंट खोलना है, कहते हैं यार सर आपके कंपनी के नाम के तो है, वो FIA की ईमेल आई थी। अब वो बोगस ईमेल थी, उसको भी पता है क्योंकि उसको अगली ईमेल 2 दिन में मैंने ही करवा दी थी कि उसने बोला नहीं सॉरी आप उसको खोल दें अकाउंट को। लेकिन कहता है हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट, तो मेरा नाम तो खामा में खराब हो गया ना, सिर्फ कस्टमर के मैसेज। तो ये चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं एट टाइम्स, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन कैसे निकालें, फिर हम अपने आप को फ्लश करते हैं। मेरी डेली की आदत है, फॉर एग्जांपल मैं अभी भी यहाँ से जाऊँगा तो सोने से पहले मैं ज़रूर कोई कॉमेडी शो देखूंगा, स्टैंड अप कॉमेडी देखूंगा, कोई भी चीज़ देखूंगा जिससे मैं इसको रिलैक्स करूँगा। इसके बाद मैं फ्लश करके सो जाऊँगा। सुबह मैं उठूँगा तो मैं 4 घंटे भी नींद करूँ मैं फ्रेश होऊंगा। क्यों? मैंने चीज़ें फ्लश कर दी, मैं पीछे फिर सोचता नहीं उस बारे में। मैं कहता हूँ जो हो गया अल्लाह ने मेरे लिए यही बेहतर लिखा होगा। तो अल्लाह पे जो ईमान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ ने हमें मजबूत किया है कि हमें डर नहीं लगता फिर इन चीज़ों से। हम जितने मैंने फड्डे किए हुए ना, तो हमारे अब्बा भी कहते थोड़ा हल्का रहा कर। सही तो क्योंकि मेरे अंदर, मैं कहता हूँ जब मैं सही हूँ ना तो आप मुझसे नहीं जीत सकते। सही बात। और अल्लाह मेरी साइड पे, भाई मैं सही हूँ तो अल्लाह आपकी साइड पे है ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो जब अंदर से आवाज आती है ना कि भाई मैं सही हूँ, हाँ, मैं इसीलिए मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ, मैं कहता हूँ केस कर दूंगा यार आपके ऊपर। सही बात। सही है, तो मैं तो लोगों को इसी तरह डराता हूँ, चाहे वो किसी भी एजेंसी का हो। देखें, जब आप सही है ना तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, वो आउट ऑफ लीगल चीज आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लीगली वो आपको कुछ छेड़ भी नहीं सकता क्योंकि आपने अपने जितने लूप होल्स थे ना वो बंद रखे हुए। तो आपको कोई पेनिट्रेशन स्पेस नहीं है कि वो अंदर आएगा और बोलेगा कश्ती में 2 खड्डे कर दूंगा डूब जाएगा ये। लेकिन होता है, बुरा लगता है, लेकिन पार्ट है यार, क्या करें, आगे बढ़ना पड़ता है। Yeah, nevertheless. Well, I think it was a very informative, discussion as a whole, and we learned a lot, and I think all those viewers who are going to listen it out, I think it's a food for thought for them regarding the e-commerce, building multi-vendor, building, marketplace, because marketplace, is kind of a business that most of the people, dream of building out. बहुत सोचते हैं, बहुत, उस पर critically सोचते हैं. Bring the brands on board. Even I come across with a lot of people discussing it out with this sort of an idea with me. Every week I would say that. But they lack financials. They lack business model. They lack quite many major things that even the business existence comes into a question. So marketplace कैसे start करें? Marketplace is a whole lot of a is a pain to run. और प्लस marketplace बहुत पैसा मांगता है। आप मुझे आज बोलें कि मुझे दूसरा टेलीमार्ट मुझे बनाना है, दूसरा टेलीमार्ट, मैं आपको बोलूँगा पहले 10 अरब रुपये वहाँ साइड में रखो फिर सोचते हैं। अब सोचते हैं, उससे पहले सोचूंगा भी नहीं मैं। क्यों? क्योंकि महंगा है। 3-4 अरब रुपए वाले ब्रांड आपने भी देखे किस तरह बने और किस तरह बंद हो गए 2-2 साल में। सही, तो वो 3-4 अरब रुपए तो ऐसे ही फूक देते हैं ब्रांड, क्योंकि कुआं है। मार्केट प्लेस इतना बड़ा कुआं है कि जिसका लोअर आपको नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है। पैसे डालते रहे, उड़ता रहेगा। सेंसिबल बिजनेस बनाने का तरीका ये है, आप नीश उठाएं, प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाएं और ब्रांड पे फोकस करें। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाएं, उन्हीं को बेचें
उन्हीं को आगे स्केल करें, उन्हीं के आगे रिटेल मॉडल बनाएं, उन्हीं को B2B पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएं और मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप अपनी सेल जनरेट करें। ये सबसे बेस्ट ई कॉमर्स का मॉडल है जो कि मेरे हिसाब से लोगों को करना चाहिए। वाइट लेबल बिल्कुल कचरा आइटम है, सही है। 100 साल आपको पैसे बना के दे सकता है, इससे ज़्यादा आपको वाइट लेबल जो ऑनलाइन स्टोर पे पैसे नहीं बना के देगा, सही है। क्यों? वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे। और हम भी तो उस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो आपसे लेगा कि हमसे लेगा? वो हमसे लेगा। जाहिर सी बात है, हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है यार, वो दराज पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो आप कहाँ हैं? आप तो हवा में ही है। तो इससे अच्छा है कि वो जो 2 साल भी आपने उस पर इन्वेस्ट किया ना, वो अपने ब्रांड पे अगर इन्वेस्ट कर लें। टाइम लेता है ब्रांड बनने में, लेकिन जब वो बना है ना, तो आपको इतना फायदा देता है कि आप Yes, that is the biggest of assets. Okay, let's try to wrap it up with a one very basic question at a good note. Any best advice you have received in your surroundings? आपने पढ़ा तो बहुत होगा, in terms of it out, learning it out. But any best advice कि यार हाँ, इस बंदे ने जो ये बात की है ना, that was something that I was just missing out at the current phase of my life, and that just sticked out in your mind कि यार this is something to remember. यार एज सच कोई एडवाइस कभी इतनी अच्छी किसी ने दी नहीं, पता नहीं क्यों, सही है। लेकिन एक चीज़ जो सिखाई गई मुझे, सही है, जिसने मुझे हमेशा बहुत हेल्प किया है, सही है, इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए और बहुत नेगेटिविटी को फेस करने के लिए, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन लोग मुसलमान हैं पाकिस्तान में। तो अगर हमारा रिलीजियस बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह पे हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है, आप चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। नामुमकिन है कि कोई बंदा आपको हाथ भी लगा सके इसके बाद। तो वो वाली जो चीज़ हमारे अंदर बिल्डअप की गई है ना, कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, अल्लाह की माननी है, इंसान के बच्चे आपको कुछ नहीं कर सकते, सही है। तो वो वाली जो बिलीफ है ना, उसने हमें इतना स्ट्रांग किया है, हमारी बैकबोन को इतना स्ट्रांग रखा है कि वो चीज़ से ही हम चल रहे हैं, सही है। और वो चीज़ अगर ना हो, जो कि जिसके पास नहीं है, ये ईमान की ताकत नहीं है, जाहिर सी बात है, तो वो परेशान भी हो जाता है, वो शिकायत भी करता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो किया होगा बेहतर किया होगा। मेरी बहुत बड़े बड़े मेजर लॉसेस हुए हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट डील्स हैं जो मेरी कैंसिल हुई हैं, लेकिन डे एंड पे फिर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने शायद मेरे लिए इससे बेहतर रखा होगा। और वो चीज़ हुई भी है, वो चीज़ हुई भी है, वो मैंने देखा है, तो मेरा ईमान ताज़ा होता रहता है इन चीज़ों से। तो ईमान ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे फोकस करने को कहा गया हमारे पेरेंट्स की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बड़ा बेनिफिट दिया। और शायद ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम कोर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें इन पाकिस्तान, इन द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो शायद दिस probably ranks the highest at all. हमारा जो है वो faith belief, I think that has just gone down way too much at the moment. हम जो है वो सब कुछ यही समझते हैं कि आज ही है, अगर ये अहमद भाई आए हैं आज मेरे पास, मैं आज ही फायदा ले लूँ जितना मैं ले सकता हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता रिलीजन के 2 पार्ट हैं। रिलीजन का जो मेजर पार्ट है ना, उसको हमने इग्नोर कर दिया है। रिलीजन का एक छोटा पार्ट है, वो इबादत है। जो दूसरा पार्ट है वो मामलात है, सही है। जो हम कहते हैं कि आप सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ज़िंदगी पूरी बेहतरीन नमूना है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बताई है, सही है। उसमें जो इबादत का एलिमेंट है वो तो छोटा सा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसी डीलिंग करनी है। ये मामलात जो है ना, आज वेस्ट वर्ल्ड मामलात के मुसलमान हैं, हम सारे मामलात के काफिर हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सही है। तो हमने सिर्फ, हमें लगता है कि हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, जो कि मुझे लगता है हम फिजियोथेरेपी करते हैं, क्योंकि हमारी ईमान जिस तरह के माइंड तो हमारा वो लॉस में होता है, या माइंड तो हमारा वो प्रॉफिट में होता है, या माइंड तो हमारा ऑपरेशन, हमारे इधर उधर होता है हमारा माइंड, सही है। तो हमें जो फिजियोथेरेपी को हम इबादत समझ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम इसके बाद हम कुछ अच्छा कर लेंगे, और इसके बाद हम वहीं से बाहर निकल के किसी को चीट करेंगे, या हम गाड़ी बीच में लगा के किसी को परेशान करेंगे, या हम रोड पे बैठ के धरना देंगे, तो हम मामलात में इतने बुरे लोग हैं, सही है। तो अगर हम वो चीज़ को सही करेंगे तो ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ सिंगल अकेला आया हूँ और अकेला इबादत और अपनी अपनी देख के चीज़ें, और बाहर में लोगों को चीट भी करूँ, ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी। इसी देखिए, हमारी नाकामी के पीछे पूरे मुल्क की, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, यही रीज़न। और आज भी आपका मुल्क जो चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है कि जो बेचारे 4 लोग इबादत अच्छी कर रहे हैं ना, उनकी दुआओं से आपका चल रहा है। और ये जो मुल्क के आगे आपको लिखा है ना कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो इस्लामिक रिपब्लिक की वजह से आपका मुल्क चल रहा है। बाकी हम माशाल्लाह जितने बुरे हैं, कब का बंद हो जाना चाहिए था मुल्क, सही। तो वो जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान बना कलमे की बुनियाद पे, तो मैं कहता हूँ अल्लाह उस कलमे को नहीं ढाने देगा। तो वो आपका मुल्क इंशाल्लाह खड़ा रहेगा, लेकिन उस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक हम सारे इंसान के बच्चे बन जाए ना, तो वो हम उसको ऐसा उठा देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए, डे एंड पे एक चीज है हमारे लोगों में कि दिल में इतना सही ईमान जरूर है, डर है अल्लाह का, बस उसको रिवाइव करने की जरूरत है कि हम हर चीज में वो डर दिखाएं।
सही है, हम जैसे चोर को सीसीटीवी का डर होता है ना कि मैं वहां जाऊं जहाँ पे सीसीटीवी, तो अल्लाह तो आपको इसी तरह देख रहा है। तो आपको ये वाला खौफ हो ना कि हर तरफ से अल्लाह देख रहा है मुझे, तो आप कभी कोई गलत काम ही नहीं करेंगे। जब गलत काम नहीं करेगा कोई भी, तो ऑटोमेटिक आप सोसाइटी देखेंगे कितनी ग्रो करेगी। तो वो चीज़ हम सब में आएगी तो हम ग्रो कर सकते हैं, वरना आप और मैं इस तरह खून जलाएंगे और बातें करेंगे। Yeah, Nothing else. taqwa, faith, belief. Let's call it a day on the basis of it, and thank you very much. It's been so informative to talk with you, so educational to talk with you, and I think there is a lot to learn. Thank you. And Thank you for having me. I hope we find a lot of Ahmad Rauf Isa in Pakistan, and that's the purpose of Talk That Matters. Bringing all those perspectives that you have done in your life in front of people, so that they can learn and grow. And that's Thank how you we for can having make me. that. Thank you. Thank you very much.